वो एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वाइफ थी। शी टोल्ड, विच इज एक्चुअली लाइक समझ नहीं आ रहा ऐसे भी कोई इंसान कर सकता है। उसके हस्बैंड की एक बहुत वियर्ड नेचर है या एक आदत है, फिजिकल रिलेशनशिप से जस्ट पहले वो उसके मुंह पे, नेक पे पंच करते थे, स्पेशली विद द रिंग्स या नेल से, इस तरीके से कि जो उसके मार्क्स हो फेस पे, नेक पे विजिबल हो। उसने फिर दिखाए भी मुझे, उसने फोटोग्राफ्स दिखाई। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? प्यार करने से पहले वो उसको मारेगा? वो उसको मिलता है। तो जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें चीजें पता चलनी शुरू हुई, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल तो नॉर्मल है। एंड टू आवर सरप्राइज शी इज अ बीटेक। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी जिसमें उसका पैकेज मोर देन 50 लाख का था। ऑल ऑफ सडन उसने लास्ट 1 साल पहले ही अपनी जॉब स्विच करके एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पे आर्ट्स पढ़ाती थी। उनका हस्बैंड के साथ और फादर इन लॉ दोनों के साथ कनेक्शन था। हस्बैंड के साथ तो अफेयर था, एंड बट फादर इन लॉ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि वो उसकी एब्सेंस में उनसे मिलने आती थी और वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते थे। ओह, द बिग कॉन्स्पिरेसी। यस, और किसी के साथ नहीं। मैं जिन्हें भगवान मानता हूँ उन्हीं गुरुजी के साथ इसके रिलेशनशिप है। हमें क्लाइंट ने आके बताया कि जब उन्होंने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी कि उनके वो गुरुजी जिसे वो भगवान की तरह मानते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को भी उनसे मिलवाया उन्होंने, और वो डेली एक तरीके से उनकी पूजा करते थे, भगवान की नहीं गुरुजी की पूजा करते थे। वो ही उनकी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, प्लस उन्हीं के घर की चीजें, पैसे, कैश, ज्वेलरी वो उनको ले जाके दे रही है। तो एक तरीके से वो चोरी भी घर में कर रहे हैं और उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी बना रहे हैं। सो वो उनसे कंट्रोल नहीं, उन्होंने उसको एक कंपनी हमारे पास आई, उन्होंने हमें बताया कि वो काफ़ी साल से, ऑलमोस्ट 4 साल से वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल से अलग अलग कंट्रीज से लोगों को बुलाया, बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे थे। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रहे थे इंडिया में। जब वो टेक्नोलॉजी बन गई थी, ऑलमोस्ट पेटेंट होने वाली थी, जस्ट उससे 15 दिन पहले ही उनकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी थी उसने सेम टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया। आज के पॉडकास्ट में कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज पर बात करने वाले हैं जो मेरा दावा है कि आपको हिला सकती हैं, आपके पैरों के तले की ज़मीन खिसक सकती है। शायद कानों पर विश्वास ना हो, क्योंकि जब रिश्ते तार तार होते हैं और अपनों पर से विश्वास उठता है तो बहुत दुख होता है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने इन केसेस पर काम कर इन्हें सुलझाया है, इन्हें एक मुकाम तक पहुंचाया है। मेरे साथ हैं निधि जैन, जो कि स्लुइट्स इंडिया की डायरेक्टर हैं और बहुत सारे हाई प्रोफाइल और इम्पॉर्टेंट केसेस को अपनी एजेंसी के साथ सॉल्व कर चुकी हैं। निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। निधि, कई बार हम लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और ये विश्वास कई बार बहुत गहरी चोट दे जाता है। कुछ ऐसा आपकी नज़र में आया इन्वेस्टिगेशन में? देखो ऋचा, हमने ना बहुत सारे केसेस किए हैं। मैं देखूँ, मैंने 25 ऑलमोस्ट ईयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में, तो अलग अलग टाइम पे इतने सारे केसेस किए हैं। तो अब ना केसेस नॉर्मल लगते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इट्स ओके। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लगता है हम भी एक टाइम पे सोच में अच्छा ये भी हो सकता है, या ये भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, या ऐसे भी कोई कर सकता है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दिमाग में भी रह जाते हैं। तो अभी जो मुझे एकदम से याद आ रहा है केस हमने किया था, इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंट ये केस मैंने किया है। एक क्लाइंट मेरे पास आई एंड शी टोल्ड, मतलब शी स्टार्ट सेइंग, अपनी उसने स्टोरी बताना शुरू किया, अपना केस बताना शुरू किया। शी सेड कि मैं डॉक्टर हूँ एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, और मेरे हस्बैंड जो है मेडिसिन डॉक्टर है, हम दोनों ही डॉक्टर हैं। हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं एंड वी आर ब्लेस्ड विद 1 डॉटर जो 11 साल की है। मेरी मदर इन लॉ नहीं है, फादर इन लॉ हैं। तो घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और फादर इन लॉ हैं एंड आई एम प्रेग्नेंट। So it's my second pregnancy and it's 6 months of my pregnancy. So she said like everything is very fine. अगर मैं ये चीज़ सुनूंगी तो मुझे लगेगा परफेक्ट मैरिज है, क्या चल रहा है, सब ठीक है। तो she said कि it's very true कि बिल्कुल परफेक्ट मैरिज चल रही थी अप टिल लाइक बिफोर 6 मंथ्स तक, बिल्कुल ठीक था हमारे साथ। मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे, फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे थे, डॉटर तो वी आर ब्लेस्ड, सो डॉटर तो है ही अच्छी। तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। बट अचानक से जब से मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया है, मेरे हस्बैंड का नेचर चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया है। और जब मैं इन चीज़ों को पॉइंट करती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि मुझे कोई बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या मुझे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स शुरू हो गए हैं। अदरवाइज आई नो आई एम अ डॉक्टर, मुझे सब कुछ पता है। बट फिर मुझे लेकिन बार बार यही ब्लेम किया जाता है। मेरे पेरेंट्स को बुला लिया उन्होंने, सेइंग दिस कि आपकी डॉटर को तो साइकियाट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं, वो हर चीज़ में मुझे ब्लेम करती रहती है। जबकि मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
कुछ तो है जो गलत है। पहले वो बिल्कुल टाइम पे आते थे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, बट अब उनको लेट नाइट आना होता है, जबकि एक मेडिसिन डॉक्टर के लिए कोई स्पेशल सर्जरी नहीं है या कोई अर्जेंसी नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कुछ अर्जेंट आ गया हॉस्पिटल में, बट फिर भी वो लेट आते हैं। और जब मैं रीज़न पूछती हूँ तो बोला जाता है कि हॉस्पिटल में काम था। समटाइम ही सेड कि डॉक्टर्स की कुछ गेट टुगेदर थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया था, लेकिन सारे फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे रीज़न ही फाइंड आउट करना है कि अचानक से ऐसे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या चेंज क्या है। इट्स बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, आई एम ओवर थिंकिंग, या कुछ गलत है। एंड लाइक सी वी फीमेल हैव सिक्स सेंस। आई पर्सनली बिलीव कि अगर बहुत कुछ होती गलत है। है अगर हस्बैंड कहीं कुछ गलत कर रहा है तो वी सेंसेस फर्स्ट। तो लाइक ये आई ऑल्सो बिलीव कि ऐसा है। तो बेस्ड ऑन हर वर्ड्स वी थॉट कि लाइक चलो ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं क्या एग्जैक्टली है क्या, दैट्स आवर जॉब। सो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। तो सबसे पहले हमने जिस हॉस्पिटल में वो ओपीडी देते थे वहाँ पर अपनी टीम को भेजा चेक करने के लिए कि कौन आता है फ्रीक्वेंटली उनसे मिलने, पेशेंट्स के अलावा कोई है स्पेशल। सो जब हम उन पर रेगुलर चेक रख रहे थे हॉस्पिटल में ओपीडी में, तो देखा कि एक गर्ल जो है बहुत फ्रीक्वेंट वहाँ पे आती है, ऑलमोस्ट सेम एज ऑफ दिस डॉक्टर, वो बहुत फ्रीक्वेंट आती है। और जब भी वो आती है तो डॉक्टर इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के लिए वो बिज़ी हो जाते हैं। वो उस टाइम पेशेंट्स भी नहीं देखते, उसी गर्ल के साथ होते हैं। उनके असिस्टेंट को भी पता है कि अब ये मैडम आ गई हैं तो अब वो किसी पेशेंट को नहीं देखेंगे, 1 घंटे तक बिजी रहेंगे। समटाइम इट गोज़ अप टू 2 आवर्स कि उनके पेशेंट्स को बोलना पड़ता है कि दोबारा नेक्स्ट यानी अपॉइंटमेंट लेके एक्स्ट्रा दोबारा आएं। मैरिटल अफेयर तो था, लेकिन इट इज कॉमन। या इट Yes, इज़ कॉमन, it is common. इट इज़ कॉमन, बट यहाँ पर कुछ और है अभी। सो फिर हमने उनको फिजिकली फॉलो किया डॉक्टर को, तो देखा कि शी वॉज वेरी राइट कि वो झूठ बोल रहे हैं। और थ्रू आउट वो जब आफ्टर अपने हॉस्पिटल के बाद उसी गर्ल के साथ होते थे। सो कभी उसके साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी डिनर पे जा रहे हैं, एट टाइम्स वो उसके घर जाते थे और काफ़ी लेट तक वहाँ रुकते थे और फिर अपने घर आते थे। सो अब हमें उस गर्ल का नाम पता चल गया था, उसका एड्रेस पता चल गया था। तो अब हमें उस गर्ल का बैकग्राउंड चेक करना था, क्योंकि एविडेंसेस तो हमारे पास काफ़ी आ गए थे कि इट्स एक्स्ट्रा मैरिटल, क्लियर है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। लेकिन क्लाइंट को उस गर्ल का बैकग्राउंड भी चेक करना था, बिकॉज अब 40+ पर्सन एक गर्ल के साथ जो अपनी फैमिली स्पॉइल कर रहा है इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, तो गर्ल है कौन, उसका कंडक्ट क्या है, एक्चुअली वो भी डिवोर्स है, मैरिड है, क्लाइंट को सब कुछ जानना था। तो हमने उसका जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, उसके सारे एड्रेसेस निकाले पुराने कि कहाँ कहाँ वो रही है, क्या उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, कहाँ मतलब उसने स्टडीज़ करी हैं, डिवोर्स्ड है, सिंगल है, फैमिली में कौन कौन है। तो जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें चीज़ें पता चलनी शुरू हुई, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल तो नॉर्मल है। अब हमने सबसे पहले चेक किया कि सबसे पहली चीज़ जो उसका फर्स्ट एड्रेस जहाँ पे वो पहले रहती थी वो हमारे ही क्लाइंट के बिल्कुल पास में था। सो दैट मीन्स शी नोज़, बहुत टाइम से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उसके कॉलेज का पता किया, तो कॉलेज सेम कॉलेज था जहाँ पर सब हमारे क्लाइंट का हस्बैंड पढ़ते थे। सो बोथ वर टुगेदर ऑन द सेम कॉलेज, सेम स्कूल, ये बैचमेट्स थे। हमने ये सारी रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करी एंड शी वॉज नेवर मैरिड, वो उसकी कभी शादी भी नहीं हुई थी। शी स्टेज अलोन, उसके पेरेंट्स किसी और सिटी में रहते थे, वो यहाँ पर अकेले रहती थी। एंड टू आवर सरप्राइज शी इज़ अ बीटेक, वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी जिसमें उसका पैकेज मोर देन 50 लाख का था। बट ऑल ऑफ सडन उसने लास्ट 1 ईयर, मतलब 1 साल पहले ही अपनी जॉब स्विच करके एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पे आर्ट्स पढ़ाती थी। एक बीटेक स्टूडेंट, अच्छी जॉब, जिसका 60 लाख का पैकेज है, एक अचानक से स्कूल में क्यों पढ़ाएगी, वो भी आर्ट्स। तो बट हमने ये सारी रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करी, क्लाइंट ने रिपोर्ट देखी, फोटोग्राफ्स देखी। सो शी स्टार्ट क्राइंग एंड देन शी वाज लाइक ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लाइक इट्स नॉर्मल, इट्स अ एक्स्ट्रा मैरिटल, आपकी हस्बैंड का अफेयर एंड कुड बी दैट गर्ल इज़ हर क्लासमेट। देन शी टोल्ड कि इट इज़ नॉट जस्ट अ क्लासमेट, इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर ये क्लासमेट थी या मेरे घर के पास रहती थी, इन लॉज के घर के पास, तो मुझे पता होता, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, ये उनमें से नहीं है। एंड सबसे सरप्राइजिंग क्या था, सबसे सरप्राइजिंग ये था कि जिस स्कूल में वो आर्ट्स पढ़ाती है वो उसी की बेटी का स्कूल है और वो उसी की क्लास की टीचर है, उसकी क्लास टीचर है। एंड लास्ट 6 मंथ्स में, जबकि वो उसे ट्यूशन भी नहीं पढ़ती, उस गर्ल का बहुत फ्रीक्वेंट उसके घर में आना जाना शुरू हो गया था। एंड स्पेशली वो उसके मतलब उसके फादर इन लॉ से मिलने आती थी और वो 1.5-2 घंटे बात करते थे। यानी जो लेडी यहाँ पर क्वेश्चन के अंडर हैं, उनका
हस्बैंड के साथ और फादर इन लॉ दोनों के साथ कनेक्शन था। हस्बैंड के साथ तो अफेयर था एंड बट फादर इन लॉ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि वो उसकी एब्सेंस में उनसे मिलने आती थी और वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते थे इन एब्सेंस ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर, लाइक उसकी डॉटर की एब्सेंस में। और जब उसने ये पॉइंट रेस किया कि लाइक ये कल क्यों आती है यहाँ पर, तो ही सेड कि शी इज़ अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की है, उसे मेरे से बात करना पसंद है, इसलिए वो मुझसे मिलने आती है। सो ही सेड दिस। तो अब क्लाइंट के लिए ज़रूरी था जानना और हमें भी क्यूरोसिटी हुई कि ऐसा क्या है, क्यों वो अपनी जॉब छोड़ के एक आर्ट्स टीचर बनेगी, एक बच्ची को पढ़ाएगी, क्यों करेगी। सो क्लाइंट के लिए भी कि क्या चल क्या रहा है, कॉन्स्पिरेसी क्या है, प्लानिंग क्या चल रही है कि माय फादर इन लॉ नोज़ हर, माय हस्बैंड नोज़ हर, माय हस्बैंड इज़ इन रिलेशनशिप विद हर, और मुझे इस गर्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि उसकी एक्स क्लासमेट भी रही है। तो फिर हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप अपने फादर इन लॉ के रूम में और अपने हस्बैंड की कार में बाग लगाइए, रिकॉर्डर्स लगाइए। हमने ही उन्हें वो रिकॉर्डर्स दिए जिनका बहुत अच्छा बैटरी बैकअप होता है, लाइक ऑलमोस्ट 10-15 डेज तक वो कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप सुनिए कि कॉन्वर्सेशन चल क्या रही है, क्योंकि अब जो चीज़ है वो कॉन्वर्सेशन से ही पता चलेगी। जो भी कॉन्स्पिरेसी वो कर रहे हैं, फिजिकल एविडेंसेस तो बहुत सारे आ गए, बट वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं वो आप कॉन्वर्सेशन से ही सुन सकते हो। तो उन्होंने बाग लगाए, क्योंकि उनका घर था, वो बाग लगा सकती, तो उन्होंने अपने हस्बैंड की कार में, अपने फादर इन लॉ के रूम में बाग लगाए और उन्होंने रिकॉर्डिंग सुननी शुरू करी। देन आफ्टर 10 days शी केम टू मी एंड देन शी डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग, एंड दैट इज़ द एक्चुअल थिंग जो हमें भी पता चली और हमें भी सरप्राइज कर गई कि हो क्या रहा है। सो उन्होंने हमें बताया, लाइक डॉक्टर लेडी ने, कि मेरे हस्बैंड की ये एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे वो स्कूल टाइम से चाहते थे, बट बिकॉज उन दोनों के कॉलेजेस अलग अलग हो गए, इसलिए उनकी उस टाइम शादी नहीं हो पाई। एंड द गर्ल इज़ मेरे फादर इन लॉ के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। एंड अब वो चाहते हैं कि उन दोनों की दोबारा शादी हो जाए। सो नाउ बिकॉज मैं हूँ बीइंग वाइफ, मैं 13 साल से उनके साथ हूँ, मेरी बेटी है, तो उन सब ने मिलके ये प्लान किया कि वो मुझे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दें धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें बोल के कि बिकॉज ऑफ मेडिकल रीज़न, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी तुम ये सोच रहे हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम बेटी को परेशान कर रहे हो, ताकि वंस आई डिलीवर्ड द बेबी मैं सेपरेट हो जाऊँ और मेरी जो बेटी है उनके साथ ग्रैंडफादर को भी प्यार है, मेरे हस्बैंड को भी प्यार है। तो अभी से वो जो लड़की है वो उसको अपने क्लोज कर रही है, उसकी स्कूल टीचर बन के उसके साथ एक्स्ट्रा नाइस होके, ताकि जब मैं सेपरेट हूँ वो उसका ध्यान रख सके और उसको अपने साथ रख सके। द बिग कॉन्स्पिरेसी। यस। सो मतलब हम ये चीज़ें मूवीज़ में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं कि ये सब कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है, तो यहाँ पर इट्स अ फैमिली कॉन्स्पिरेसी, वो भी 13 साल की शादी के बाद। इट्स नॉट दैट 6 months मैरिज और 1 year मैरिज, आफ्टर 13 years ऑफ मैरिज द होल फैमिली कंस्पायर्ड अगेंस्ट द लेडी। सो फाइनली क्या हुआ फिर? मुझे नहीं पता बट दिस इज समथिंग कि लाइक हाँ, वाइफ को सब कुछ पता चल गया, अब उसने आगे क्या किया हमें नहीं पता ऑब्वियसली। ओके। इस तरह के केसेस वाकई बहुत चौंकाते हैं, लेकिन शादी से पहले भी बहुत सारे आजकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं लोग, क्योंकि जैसा आपने बताया ये तो शादी के बहुत सालों बाद था। शादी करने से पहले कई बार इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हम नहीं सोच सकते। ऐसे भी कोई केसेस हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा मुद्दा हो गया ना, लोग बहुत डर के या बहुत संभल कर चलते हैं। अब तो मतलब तो हम भी कहते हैं, एंड हर किसी के लिए प्री मैरिटल बैकग्राउंड चेक इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आपने शादी से पहले बैकग्राउंड चेक नहीं कराया तो शादी के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही हमने अभी एक केस किया था, शादी जो प्री मैरिटल चेक था। एक्चुअली होता क्या है, आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू रिश्ते आते हैं मोस्टली, फैमिलीज तो एक दूसरे को जानती नहीं हैं। अब ऐसे ही एक केस हमने किया कि जो गर्ल है वो बॉम्बे में रहती है, महाराष्ट्र में सेटल्ड अपनी फैमिली के साथ, एंड फैमिली इज़ अ बिग बिजनेस फैमिली। गर्ल भी बिजनेस संभालती है अपने फादर का। उन्होंने जो रिश्ता देखा अपनी लड़की के लिए, बिकॉज दे बिलोंग्स टू राजस्थानी फैमिली, मारवाड़ीज, एंड जो उन्होंने सोचा कि भाई लड़की की शादी हम अपनी कम्युनिटी में ही करेंगे, मारवाड़ीज़ में ही करेंगे, तो उन्होंने स्पेशली राजस्थान का एक लड़का देखा जो सेटल्ड था, अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहता था, एंड ही सेटल्ड इन उदयपुर। उसकी अपनी माइंस थी जोधपुर में। सो ही क्लेम्ड कि वो बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन है, उसकी अपनी माइंस हैं जोधपुर में, फैमिली वेल सेटल्ड है,
और उदयपुर में बहुत ह्यूज हाउस है, बहुत ह्यूज बंगलो है, जो इनफैक्ट फैमिली ने देखा भी, दे सेड कि यस उनका एक बहुत ह्यूज बंगलो है। एंड मदर फादर दो ही हैं, फादर की डेथ हो चुकी, सॉरी मदर एंड सन दोनों दो ही हैं, फादर की डेथ हो चुकी है, अभी रिसेंटली उनकी कार्डियक अरेस्ट में डेथ हुई है। एक सिस्टर है जो मैरिड है, सेटल्ड है। सो साउंड्स वेरी परफेक्ट फैमिली, छोटी सी फैमिली है, बिजनेस भी अच्छा है साउंड कर रहा है। तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक पूरा बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं, बॉम्बे में है, फैमिली राजस्थान में है, एक्चुअली जो चीज़ वो क्लेम कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। एंड प्लस उनको एक चीज़ लग रहा था कि अगर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी माइंड्स हैं तो उसका एड्रेस क्यों नहीं हमें दे रहे हैं। भाई अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो तो एड्रेसेस तो एक्सचेंज करने ही चाहिए। तो वो अपनी माइंड्स का कभी एड्रेस नहीं बताता था कि लाइक हाँ है, माइंड्स हैं, ठीक है। सो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, हमने उनका रेजिडेंस एड्रेस पे इन्वेस्टिगेशन करी, ऑफिस उनका ढूंढा, माइंस के एड्रेसेस ढूंढे, इन्वेस्टिगेशन करी। तो तब हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई, एंड दैट्स अ वेरी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला, जो क्लाइंट को कुछ भी नहीं बताया गया था, कि जो लड़की की मदर है, शी इज़ अ सेकेंड वाइफ ऑफ हर फादर, लाइक हर हस्बैंड। सो मतलब फादर के जो लड़के का फादर है वो उसकी सेकेंड वाइफ थी। फादर की डेथ कार्डियक अरेस्ट में हुई थी, बट जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उससे उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। शादी के सेकंड, उनकी जो फर्स्ट वाइफ की डेथ मे बी ड्यू टू मेडिकल रीज़न डेथ हो गई थी। तो उनके जो 2 बच्चे थे, सो वंस दिस लेडी गेट मैरिड, उसके घर में शादी होके गई, यानी लड़के की मदर जब शादी होके उनके घर गई, विद इन अ ईयर उनके दोनों बच्चों की, जो लड़के थे, बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई। कुछ किसी को रीज़न ही नहीं पता। पहले बड़े बेटे की डेथ हुई, फिर सेकंड विद इन 6 मंथ सेकंड बेटे की भी डेथ हो गई, और कोई भी कुछ नहीं जानता कि क्या रीज़न है। और इसलिए जब नेबर्स से हमने बात करी, पूछने की कोशिश करी, क्योंकि वो तो बचपन से वहाँ रहते थे, और ये जो बच्चा है उनकी लाइक उनका सबसे छोटा बच्चा है, तो दे टोल्ड कि इस फैमिली में हम बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि उसकी जो मदर है, शी इज़ नॉट राइट लेडी, वो कुछ ब्लैक मैजिक करती हैं या कुछ गलत करती हैं। और उनके जो दोनों बच्चों की डेथ और फादर की जो डेथ हुई है, वो कुछ उन्होंने ब्लैक मैजिक किया या कुछ अपने बच्चों को दिया, क्योंकि वो स्टेप सन्स थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी कि लड़की कहाँ है, जो उसकी सिस्टर है वो कहाँ पर सेटल्ड है, क्या है। तो हमें पता चला कि वो लड़की जो है वो भी उसकी हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ की बेटी है, और वो इसीलिए सरवाइव कर गई क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो हॉस्टल में रहती थी। मतलब बचपन से ही वो हॉस्टल में ही पली बड़ी है, और उसके बाद कॉलेज चली गई, उसके बाद वहीं से उसने लव मैरिज कर ली। तो वो सिर्फ शायद इसी वजह से बच गई, अदरवाइज़ उसकी भी डेथ हो जाती। और उसके फादर की भी कार्डियक अरेस्ट से जो डेथ हुई वो अननेचुरल, नॉट नॉर्मल, वो अपने उसमें थे, माइंस में थे, और अचानक से ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और डेथ हो गई। फिर हमने उनके माइंस के एड्रेसेस ढूंढे, वहाँ पे जाके हमने इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें पता चला कि उनकी कोई माइंस नहीं है, एंड इट्स ऑल लाई, उनकी कोई माइंस नहीं है। जब फादर अलाइव थे तो फादर को गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्चुअल माइंस मिलते, कोई माइंस के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1 ईयर 2 ईयर का, तो उन्होंने 2 माइंस फादर ने कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई थी गवर्नमेंट से। बट क्योंकि उनके बेटे के साथ, उनका बेटा इज़ लाइक वहाँ का लोकल गून, ये कह सकते हैं, हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता था, अपने फादर से भी लड़ाई करके रखता था, सबको पता था सोसाइटी में जहाँ पे वो रहते थे नियर बाय में, और इवन माइंस में भी सबको पता था कि फादर और सन के बहुत टिप्स हैं, बहुत इश्यूज़ हैं, बेटा सही नहीं है, वो लड़ता झगड़ता रहता है अपने फादर से, और हर टाइम प्रॉपर्टी पे राइट मांगता रहता है। तो निधि, आपने कहा कि फादर के साथ बनती नहीं थी, तो फादर के साथ क्यों नहीं बनती थी? ये ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी। फादर की भी सेकंड मैरिज थी, मदर की भी सेकंड मैरिज थी। तो फादर की फर्स्ट वाइफ से 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। सो फादर की और मदर की भी सेकंड मैरिज थी। तो ये जो लड़का था ये उनकी फर्स्ट मैरिज से था। सो ये उनका अपना मतलब फादर मदर का सेकंड मैरिज का अपना कोई किड नहीं था। हस्बैंड के 3 बच्चे थे, 2 बेटा 1 बेटी। मदर का 1 बेटा था जो शादी के बाद वो साथ लेके आई थी। सो इसीलिए फादर का अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बनती थी, बिकॉज वो प्रॉपर्टी और हर चीज़ में डिस्प्यूट्स रहते थे। तो इसीलिए वो माइंस के कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर फादर डेथ ख़त्म हो चुके हैं। लड़के की कोई माइंस नहीं है, कोई इनकम नहीं है। जब हमने उसके फर्दर चेक किया कि उसकी कोई सैलरी है, कोई इनकम है, तो पता चला सिर्फ उस साल की 1.5 लाख रुपए अर्न करता है, उससे ज़्यादा उसकी कोई इनकम नहीं है। जो भी घर में पैसे खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फादर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रेंट आता है। तो फैमिली के पूरे एक्सपेंसेस सिर्फ रेंटल इनकम से चलते हैं।
और जो उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर ने भी मदर पे कोर्ट केस किया हुआ है प्रॉपर्टी को लेके। जब हमने फिर सिस्टर से बात करी, देन शी टोल्ड कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था अपनी फादर की प्रॉपर्टी में, बट मैं ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी नहीं दे सकती अपने फादर की जिसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई। क्योंकि उसने भी हमें बताया कि मुझे बहुत श्योर हूँ कि मेरी जो स्टेप मदर है उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे दोनों भाइयों की डेथ हो गई और फिर मेरे फादर की डेथ हो गई। फिर हमने ये सारी रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करी। देन ही वाज लाइक कि ये तो कोई रिश्ता ही नहीं है, तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ भी क्या करेंगे जब ऐसी फैमिली है तो। राइट। कई बार शादी के अंदर ही असॉल्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ देखने को मिलता है, और कई बार कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनसे हम उम्मीद ही नहीं करते। ऐसा भी कुछ देखा आपने? मतलब लाइक से पावरफुल पीपल हु आर नोन टू बी वेरी गुड बट रियलिटी अंदर से कुछ और हो। देखो, ये केस ऐसा है जो मुझे पर्सनली भी एक बड़ा अजीब लगा देख के। और होता है ना कि आप बीइंग फीमेल की आज भाई ऐसा होता है, हम एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम आज भी बीइंग फीमेल ऐसे सफ़र कर रहे हैं। सो इफ़ यू से तो लाइक ये केस मुझे अपफ्रंट समझ याद आता है। हमने केस किया था ऑलमोस्ट 3 साल पहले किया था, बैंगलोर का केस है ये। एंड दैट लेडी केम टू मी, वो स्पेशली दिल्ली आई थी मुझसे मिलने के लिए। एंड शी फ्यूजली क्राई, लाइक वो रोए जा रही थी। उसे सिर्फ किसी फीमेल से बात करनी थी, उसे बड़ी मुश्किल से हमने सेटल किया, चुप कराया, फिर उससे पूछा क्या। वो एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वाइफ थी। एंड शी टोल्ड, विच इज़ एक्चुअली लाइक समझ नहीं आ रहा ऐसे भी कोई इंसान कर सकता है। तो शी टोल्ड मी अपनी स्टोरी कि उसकी शादी को 10 साल हुए हैं। एंड सिंस स्टार्टिंग ऑफ हर मैरिज, अब उसके एक बेटा भी है 5 साल का, सिंस स्टार्टिंग ऑफ हर मैरिज उसके हस्बैंड की एक नेचर कहेंगे, एक बहुत वियर्ड नेचर है या एक आदत है। वो जब भी उसके अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, उससे पहले वो अपनी वाइफ को मारते हैं इन क्लोज रूम। लाइक पब्लिकली इज़ बहुत गुड, बहुत अच्छी इमेज है, सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज है, पेरेंट्स के सामने बहुत इमेज है। क्यों करेगा? मतलब प्यार करने से पहले वो उसको मारेगा? वो उसको फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मे बी शायद उसकी वजह से वो अच्छे से रिलेशनशिप बना पाते हैं, उसको ऐसा लगता है। और वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मारेंगे, उनके लिए बहुत एक स्पेशल, मतलब एक होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप से जस्ट पहले वो उसके मुंह पे, नेक पे पंच करते थे अपनी लाइक स्पेशली विद द रिंग्स या नेल से, इस तरीके से कि जो उसके मार्क्स हो फेस पे, नेक पे विजिबल हो। उसने फिर दिखाए भी मुझे, उसने फोटोग्राफ्स दिखाई, कहते एंड पहले मुझे मारा जाता था, उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करते थे वो फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। ही सेड कि मैं उसने पूछा तो ही सेड कि ये मुझे सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं इसलिए अपने पास रखता हूँ हमेशा, जब भी मुझे लगता है कि ये मुझे एक सेटिस्फेक्शन देता है, मे बी मैनली सेटिस्फेक्शन देता है या मे बी हमें भी पावर की सेटिस्फेक्शन होता है। सो लाइक ये कैसा इंसान है, ये कैसी नेचर है, तो कुछ पागलपन ही कहेंगे हम कि। और एक लड़की को मारना मतलब ऑब्जेक्ट है वो, कि तुम उसे किसी भी तरीके से मार सकते हो, यूज कर सकते हो। यू आर हिटिंग ऑन फेस, स्पेशली ऑन फेस एंड नेक, और वो भी इस तरीके से कि मार्क्स विजिबल हो, तो उसे मारा जाता था, वो मारते थे और उसके बाद फिर उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाते थे। और ये 10 साल से चल रहा है। ये 10 साल से चल रहा है। शी हैज़ अ बेबी ऑल्सो 5 years। अब वो इतना परेशान हो चुकी थी, उसको लगा उसने बताया, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने इन लॉज को बताया। माई पेरेंट्स आर लाइक कि भाई शादी हो गई है, 10 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। एंड शुरू से वो बता रही है कि तुम्हें अब एडजस्ट करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, वो पब्लिक इमेज इतनी अच्छी है। और उसके जो इन लॉज हैं वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके हिसाब से तो वो झूठ बोल रही है, खुद को पंच करके, खुद को मार के वो अपने उनके बेटे की पोजीशन को डिमीन करना चाहती है, उनकी नज़र में गिराना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। उसने मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई कि देखो मेरे फेस पे ऐसे मार्क्स होते हैं जब मुझे मारा जाता है, और मुझे हाइड करना पड़ता है जब मेरे को पब्लिक अपीयरेंस के लिए जाना पड़ता है अपने हस्बैंड के साथ, कि वो दिखे ना। मुझे बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी जाती कि ऐसा करो, दिखने नहीं चाहिए मार्क्स। बट इन बेडरूम और पब्लिकली ही इज़ वेरी नाइस, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बट व्हेन ही इज़ इन अ बेडरूम विद मी अलोन, मुझे ऐसे बहुत डर लगता होगा उसे हमेशा। वो शी वाज लाइक, शी सेड कि मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मैं इतना थक चुकी हूँ इन चीज़ों से कि मैं सुसाइड कर लूँगी, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर आपने क्या सो शी वांट्स सम एविडेंसेस कि मैं प्रूव कर सकूं अपने इन लॉज को कि ऐसा मेरे साथ किया जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली मानती तो है, बट वो तो कह रही है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब इससे शादी होगी तो इन्हीं के साथ रहना है। बट एटलीस्ट मैं अपने इन लॉज को
प्रूफ कर सकूँ, सोसाइटी में दिखा सकूँ, ताकि मेरे हस्बैंड या तो ये करना बंद कर दें या मुझे अलग कर दें। तो फिर हमने उन्हें कैमरास दिए जिन्हें उन्होंने अपने रूम में खुद प्लेस किया। डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्पाई कैमरास देने के लिए। उन्होंने अपने रूम में उन्हें खुद प्लेस किया, उन्होंने वीडियोस बनाई, रिकॉर्डिंग्स करी सारी, एंड देन शी शोड अस आल्सो एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि वो एक्चुअली उसे मारते थे। फिर फाइनली उसका क्या हुआ? क्या वो एविडेंस के तौर पे यूज़ हुआ? उसे कुछ रिलीफ मिला? देखो, हम ना क्लाइंट से नहीं पूछते उसके बाद क्या हुआ, बट जितना मेरी नॉलेज में है उसने अपने इन लॉज को दिखाया था, बट आगे क्या हुआ हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये ह्यूमन नेचर का एक ऐसा पहलू है कि जो हम शायद नहीं सोच सकते कि कोई अपनी पत्नी को इस तरह से मारता है पावर के लिए, फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, या आई कैन से अपनी ओन सेटिस्फेक्शन के लिए। आई फील कि ऐसे लोग मतलब सोसाइटी में क्यों हैं, जो इट्स लाइक दे हैव साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, उनको कोई प्रॉब्लम है, वो दिमागी तौर से पागल हैं। ये क्राइम के कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम जब सोचते हैं तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसे भी हो सकता है। ये तो हमने एक गवर्नमेंट पावरफुल एम्प्लॉय की बात करी, लेकिन जब हम बड़े नामों की बात करते हैं निधि, तो उनमें फिल्म स्टार्स भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, तमाम तरह के लोग जो कि रसूख रखते हैं। हमने चोरी के किस्से पे बात नहीं की है अभी। कोई ऐसा चोरी वाला किस्सा जो आपको लगा कि यार इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है या इसमें हमें क्लू नहीं मिल रहा? मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक केस हमने किया था और ये फिल्म सेलिब्रिटी का केस है। जनरली बॉम्बे में फिल्म सेलिब्रिटीज़ के केस में हर चीज़ बड़ी छुपा के रखी जाती है, पब्लिकली नहीं आनी चाहिए, ये बात होती है, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो ऐसे ही ये केस हमारे पास आया था। एक सेलिब्रिटी फैमिली है। सो हमारे पास जो पर्सन आए थे वो खुद एक फिल्म सेलिब्रिटी हैं, नॉट वेरी, अब मैं बहुत ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे लेवल पे, बट अ वेरी गुड फिल्म सेलिब्रिटी। सो ही केम टू अस एंड ही सेड, वो अपनी वाइफ के साथ ही आए थे हमारे पास, एंड ही सेड कि हमारी फैमिली में ज्वेलरी चोरी हुई है, पहले भी होती रहती थी छोटी मोटी, कभी इयररिंग्स चले गए, कभी चेन चली गई, बट इस बार हमारा जो पूरा एक पाउच था जिसमें सारी ज्वेलरी रहती थी, मेरी वाइफ की, मेरे बेटे की वाइफ की, और हमारी डॉटर की शादी होने वाली है तो उसकी, तो हमने पूरी ज्वेलरी मेरी वाइफ के पास रहती थी, तो वो सारी ज्वेलरी एक पाउच में हमने रखी हुई थी, वो चोरी हो गई है। एंड दैट कॉस्ट मोर देन 60-70 लाख प्लस कॉस्ट थी। बाकी जो लॉकर में है या अलग जगह वो है, बट जो घर में रहती है वो एक साथ पूरा पाउच में रहती थी और वो चोरी हो गई है। सो हमने पूछा आपको डाउट किस पे? में भी सर्वेंट्स पे डाउट होता है, जनरली फर्स्ट होता है कि सर्वेंट्स पे डाउट होगा। तो उन्होंने बोला सर्वेंट्स में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि सर्वेंट्स का एक्सेस नहीं है जहाँ पर ज्वेलरी रखी थी। सो हमने पूछा फैमिली में है कौन कौन, तो उन्होंने पूरा अपना फैमिली स्ट्रक्चर बताया। मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। सो बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, सो बड़े बेटे की वाइफ साथ में रहती है, छोटा बेटा अभी अनमैरिड है और एक बेटी है जिसकी हम शादी करने वाले हैं। सो ये मेरी फैमिली में है, सबका एक्सेस उस ज्वेलरी पे है, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं है, कोई भी वो ज्वेलरी पे देख सकता है, रख सकता है। बट हमने रिसेंटली देखा कि वो ज्वेलरी का पूरा पाउच ही गायब है। तो जिसने भी चोरी करी है वो है मेरे में से ही फैमिली मेम्बर। तो हमने पूछा कि आपको किसी पे डाउट है कि ये कर सकता है आपकी फैमिली में? तो ही क्लियरली सेड कि मुझे डाउट मेरी बीवी पे ही है। लाइक ये तो साथ में आई है, इस पे कैसे हो सकता है? तो ही सेड कि ये बहुत मंदिर जाती है, बड़ा सत्संग अटेंड करती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसको बेवकूफ़ बना के इसे ज्वेलरी ले गया हो। वो अपनी बीवी के मुंह पर ये कह रहे हाँ। तो वो कहने लगी अच्छा मैं क्यों करूँगी, कहते तेरे वो तो ही वाज लाइक वहीं पे मजाक उड़ा रहे, तेरा कोई भरोसा नहीं है, ले जा सकता है कोई भी। एंड देन अच्छा नेक्स्ट किस पे? देन ही सेड कि मेरी डॉटर इन लॉ पे, लाइक बेटी पे भी तो हो सकता है, बेटी का भी एक्सेस है, अनमैरिड बेटे पे भी हो सकता है। सो ही सेड नहीं, इस पूरे घर में सिर्फ वही तो एक आउटसाइडर है, बाकी सब तो घर के हैं। अरे कोई लड़की जो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारी डॉटर इन लॉ बन के, वो क्यों करेगी? उसकी खुद की भी तो ज्वेलरी है। बट ही सेड कि नहीं, मेरी डॉटर इन लॉ पे मुझे पूरा डाउट है, उसी ने किया होगा। तो बट ठीक है, अब उनका डाउट है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना था। तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि बैकग्राउंड से कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे पता करने का। हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ। बीइंग फीमेल ना गुस्सा आ जाता है कि यार अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, बहू पे नहीं है, क्यों भाई? वो तुम्हारे घर पर आई है, उसकी भी तो ज्वेलरी चोरी हुई है, देन हाउ कम डॉटर इन लॉ पे ट्रस्ट नहीं है? डॉटर पे ट्रस्ट है, वो नहीं कर सकती। बट ठीक है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड सेलिब्रिटी को तो आप वैसे भी कुछ नहीं कह सकते, उनकी फैमिली है। सो हमने बोला बट अगर आप सिर्फ डॉटर इन लॉ का लाई डिटेक्टर टेस्ट करोगे और अगर वो इनोसेंट निकली
तो एक तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा चोरी करी किसने, एंड प्लस आपके रिलेशनशिप आपकी डॉटर इन लॉ के साथ हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट कंसेंट हम उनका लाई डिटेक्टर नहीं कर सकते टेस्ट। सो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम पूरी फैमिली का करेंगे। मे बी वी कैन शो कि फादर का हम सिर्फ शो कर रहे हैं कि फादर का नहीं करें, बट एक एक करके हम सबका ही करेंगे। सो हमने वहाँ पर उन सबसे अथॉरिटी ली, डॉटर इन लॉ से, डॉटर से, पांचों फैमिली मेम्बर से अथॉरिटी ली, एंड वी स्टार्ट वन बाय वन। हमने पहले फादर इन लॉ का शो करा, लाइक जो सेलिब्रिटी है उनका शो किया। ऑब्वियसली उनका तो हमने सिर्फ शो किया था। मदर इन लॉ का किया, शी टर्न टू बी वेरी क्लीन। बेटे का किया, जो छोटा बेटा है वो भी क्लीन निकली। डॉटर इन लॉ का किया, शी वॉज ऑल्सो क्लीन। लास्ट में जब हमने बेटी का किया, भाई एक बेटा जिसकी शादी होने वाली थी और एक भाई बचा था, सो ये दोनों बचे थे, तो हमने सेकेंड लास्ट पहले डॉटर का किया। सो हम जब उसके लाई डिटेक्टर प्रिपेयर ही कर रहे थे, शी टोल्ड कि प्लीज़ आप मेरे पेरेंट्स को मत बताना, वो ज्वेलरी मैंने ही ली है। बिफोर द टेस्ट शी एग्रीड एंड शी एडमिटेड, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो पकड़ी जाएगी टेस्ट में। तो शी टोल्ड कि आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बताना, कुछ भी करके छुपा लो, और मैंने ही ये ज्वेलरी ली है और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। सो देन वी टोल्ड इन्फॉर्म दैट पेरेंट्स कि जिस पे आपको बिल्कुल विश्वास था कि उसने नहीं किया होगा, उसी ने एक्चुअली ज्वेलरी लिया। ऐसा किया क्यों, अपने घर में चोरी क्यों? फिर उन्होंने बताया, फिर हमने जब पूछा, सबके सामने बात हुई, तो उसने बताया कि उसका अफेयर चल रहा है एक लड़के के साथ, किसी और के साथ जिससे शादी नहीं होनी है। हाँ, जिससे शादी नहीं होनी है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और धीरे धीरे जो पहले भी छोटी छोटी चीज़ें चोरी हुई हैं, समटाइम कैश, समटाइम इयररिंग, समटाइम रिंग, सो वो सारी चीज़ें उसी ने चुराई हैं, और वो धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी, क्योंकि बॉयफ्रेंड इज़ नॉट एज रिच एज दे आर। सो उसके बॉयफ्रेंड उसको कन्विंस कर रहा था और एंटाइज कर रहा था कि आप ऐसे अपनी ज्वेलरी लाओ, अपना कैश अपने घर से लाओ, ताकि मैं अपना बिजनेस सेट कर सकूं और हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ताकि शादी से जस्ट पहले वो भाग सके और वो अपना बिजनेस सेट करके दोनों अलग अच्छे से रह सके। यानी उसकी शादी करने की भी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो सिर्फ ये पैसे इकट्ठे करके उसको दे रही थी ताकि वो भाग के शादी कर सके। फिर हमने पुलिस की हेल्प से जब उस लड़के को पुलिस स्टेशन में बुलाया और पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछा, तो पता चला उसकी कोई इंटेंशन शादी करने की नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उस लड़की के साथ था, और वो उसको इन्फ्लुएंस करके अपने तरीके से समझा के उसे सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने पास ला रहा था, ताकि वो पैसे लेके भाग जाए उसकी शादी से जस्ट पहले। मतलब ये भी हैरत अंगेज स्थिति है कि आप अपने बच्चे पर भी शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि वो चोरी करे। एग्जैक्टली, बट ऐसे ना इनोसेंट गर्ल्स को बहुत इजी होता है कि वो लड़के अपने, जिसे हम कहते हैं ना, प्रेम जाल में फंसाना, इन्फ्लुएंस करना कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, देखो मैं तो फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं हूँ, मैं फ्यूचर आपको कैसे अच्छा दे पाऊँगा, अब तुम अपने घर से कैश ले आओ, ज्वेलरी ले आओ, अपना बिजनेस सेट कर लेंगे, घर सेट कर लेंगे, ताकि हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। और वैसे भी जो तुम लेके आ रहे हो चोरी थोड़ना है, वो तो तुम्हारे ही तो काम आनी है। शादी के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें ही तो देना है, तो तुम अभी से ले आओ। आई थिंक दिस ब्रिंग्स अ क्वेश्चन कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और क्योंकि आपने ऐसे अनगिनत केसेस सॉल्व किए होंगे आई एम श्योर, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स कि कब आपको सचेत हो जाना चाहिए? देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं रिचा। फर्स्ट मैं बोलूँगी कि सबसे जो हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं कि हर चीज़ अगर बहुत अच्छी साउंड कर रही है, जैसे हम कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, कि जैसा आप बोल रहे हो लड़का वैसा ही कर रहा है या लड़की वैसा ही कर रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। एक ह्यूमन नेचर भी होती है, आप हर चीज़ वही नहीं करोगे जो आप चाहते हो, जो सामने वाला चाहता है। आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सामने वाले का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये कैसे पॉसिबल है कि जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है वही उसको भी अच्छी लग रही है? इट्स नॉट पॉसिबल। कभी तो डिसएग्रीमेंट होगा, कभी तो डिसएग्रीमेंट होगा। दैट मीन्स वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा है। सो दिस इज़ वन, टू गुड टू बी ट्रू। सेकेंड हम बोलेंगे, अगर वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, आज की डेट में प्रैक्टिकल है ही नहीं कि आप ना इंस्टा पे हो, ना फेसबुक पे हो, ना लिंक्डइन पे हो, आप किसी भी सोशल मीडिया पे हो ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? दैट मीन्स यू आर हाइडिंग योर पास्ट, या आपने बहुत रीसेंट अकाउंट्स बनाए हैं। आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पे है। थर्ड, इन्फॉर्मेशन, जैसे आप उससे पूछते हो कि अच्छा आपकी फैमिली में कौन कौन है, वो अपने पेरेंट्स की सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, या अपने एड्रेसेस सही नहीं बता रहा, अपनी एजुकेशन या अपने ऑक्यूपेशन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग। अगर आप किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए सोच रहे हो, देन यू शुड आस्क क्वेश्चंस कि आपकी फैमिली में कौन है, कौन क्या करता है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, या आप क्या वर्क करते हो, कितनी इनकम है,
फैमिली में कौन है, कैसे वो सपोर्ट करेगा आपको बाद में। सो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपको पूछने चाहिए। और अगर वो झूठ बोल रहा है या हाइड कर रहा है, देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग, वो गलत बता रहा है। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बातें होगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो पेरेंट्स हैं। जैसे आपने प्री मैरिटल बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, अभी हमने इस पर बात भी की है। पेरेंट्स को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शायद हर कोई डिटेक्टिव एजेंसी को अफोर्ड ना कर सके, लेकिन व्हाट कैन दे डू फॉर देयर किड्स, फॉर देयर डॉटर्स देखो, और देयर सन्स? मैं देखो एक चीज़ से पहले बोलूँगी यहाँ पर, हम जो कहते हैं कि डिटेक्टिव एजेंसी को अफोर्ड ना कर सके, आजकल आप एक एवरेज शादी में, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, एक डिसेंट शादी में आप 40 लाख 50 लाख इवन 20-25 लाख से कम तो नहीं लगाओगे। सो यू रियली थिंक कि आप एक शादी का बैकग्राउंड चेक करके उसका फ्यूचर सेव करोगे और शादी में थोड़े कम पैसे लगा लो, या शादी लाविश कर लो, कुछ एक्स्ट्रा रिश्तेदारों को बुला लो और अपने बच्चे का फ्यूचर ना देखो। सो So, इट इज मतलब समथिंग। आपका कहना है कि शादी थोड़ी मॉडरेट कर लो, लेकिन बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेक चेक इज मस्ट, अच्छे से कराओ। यस। बट अदरवाइज भी आप जब खुद जब बात कर रहे हैं, रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो आप पूरा बैकग्राउंड पूछिए। लोग हमसे कहते हैं कि मैं उनके पेरेंट्स के कांटेक्ट नंबर कैसे मांगूं, मैं लड़के का कांटेक्ट नंबर कैसे मांगूं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर डिवोर्स मैरिज हो रही है तो हम डिवोर्स डिक्री कैसे मांग सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चे की लाइफ किसी को दे रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आपके घर में बहू आए या आप किसी के घर में अपनी बेटी को भेजो, इट्स बेसिकली अ लाइफ। आपका बेटी का लाइफ डिसीजन है, बेटे का फ्यूचर डिसीजन है। तो आप यू डेफिनेट शुड आस्क दीज क्वेश्चंस कि फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जिससे शादी हो रही है, वो कहाँ जॉब कर रहा है, कितनी इनकम है, डिवोर्स्ड है तो डिक्री की कॉपी कि डिवोर्स एक्चुअली हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस किए जहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि डिवोर्स हो चुका है, या पेरेंट्स बोलते हैं डिवोर्स हो चुका है, बट एक्चुअली डिवोर्स तो कोर्ट में चल रहा होता है और बिना डिवोर्स के वो सेकेंड मैरिज कर लेते हैं, विच इज़ इलीगल। तो डिवोर्स पेपर्स मांगे, किस सिटी में वो कहाँ अभी रह रहे हैं, उससे पहले कहाँ रह रहे थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने किए हैं जहाँ पर पर्सन जो 6 मंथ्स में एड्रेस चेंज कर रहा है। इतनी जल्दी अगर 1 साल में एड्रेस चेंज करा, अगर इतनी जल्दी जल्दी एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग ना। वो कुछ छुपाना चाहते हैं कि प्रीवियस एड्रेस से पता ही ना चले। निधि, सोशल मीडिया पर एक्टिव ना होना या अकाउंट ना होना, कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों अपनी लाइफ के बारे में बात करूं या क्यों मैं दिखाऊं। हाउ इज इट अ रेड फ्लैग? देखो ठीक है, एक तो करंट जनरेशन में मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे होते हैं। इट्स हाईली अनलाइकली कि कोई नहीं हो, बट स्टिल कि आप नहीं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना चाहते, बट आप दूसरों की तो देखना चाहते हैं ना कि व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग। आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट यू हैव दैट इंक्यूजिटिवनेस टू चेक कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में देखना। तो लोग उसके लिए सोशल मीडिया पे होते हैं, देखने के लिए। सो अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं, सो आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बट आउट ऑफ 500 एक 1 और 2% ही होते हैं जो सोशल मीडिया पे ना हो। बट अगर उसके सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं तो हम भी कहेंगे इट्स फाइन। बट कुछ भी और भी बहुत सारी चीज़ें चेक हो रही है, वो भी गलत है, प्लस वो सोशल मीडिया पे ना हो, देन इट्स अ रेड फ्लैग। और प्लस हमने जितने भी केसेस करे हैं, अगर पर्सन सोशल मीडिया पे नहीं है तो उसने इंटेंशली अपने सोशल मीडिया को हटाया, या तो तभी डिलीट किया है थोड़े दिन पहले, या फिर वो जानबूझ के नहीं है ताकि कहीं से भी उसके ट्रेसेस ना मिले, उसका बैकग्राउंड चेक ना हो पाए, उसकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। यानी सोशल मीडिया पर एक्टिव होना आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये आपके लिए एज एन इन्वेस्टिगेटर कितनी मदद करता है कि कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उससे आपको कितनी हेल्प रहती है? देखो, सोशल मीडिया पे एक्चुअली आप इन्फॉर्मेशन वही डालते हो जो आप डालना चाहते हो। इट्स नॉट समथिंग जो एक्चुअल हो। वट एवर यू वॉन्ट टू से अबाउट योर सेल्फ वही सोशल मीडिया पे होता है। बट वो हमें एक एक्सटेंट तक हेल्प करता है। जैसे हमें ये पता चल जाएगा उसके लाइक्स डिसलाइक क्या हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली सोशलाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लबिंग बहुत ज़्यादा करता है या नहीं करता है, लोकेशन उसकी, लोकेशंस होती हैं, या फिर ये कि उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस तरीके के साथ के लोगों के साथ वो रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी, हम जब बैकग्राउंड चेक करते हैं, अगर उसे उसके रिज्यूम में लिखा है वो तो टी टोटलर है, और जब हम उसका सोशल मीडिया चेक करें वो तो रेगुलर ड्रिंक कर रहा है, क्लब्स में जा रहा है, सो दैट मीन्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विच ही शेयर्ड, नो। सो इस तरीके से हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाता है कि उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसने अपने बायोडाटा में दिया इट्स मैचिंग विद द इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन्स और नॉट। निधि, आजकल एक मुद्दा जो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है वो है टॉक्सिसिटी। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो फैमिलीज़ में हो। तो कोई ऐसा केस जहाँ पर टॉक्सिसिटी एक अलग ही लेवल पर आपको दिखी?
अम, देखो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि हर लेवल पे कहीं ना कहीं है, चाहे हम कॉर्पोरेट में बात करें वहाँ पर भी अलग रिलेशंस चल रहे होते हैं, मैनेजर किसी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है या कोई जो अच्छा है पर्सन उसको नहीं प्रमोट करना चाहे बिकॉज उसके फेवरेटिज्म चलते हैं। सो सेम विद फैमिलीज़ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं बट आपको एक ऐसे ही केस बताऊंगी जो हमने अभी रिसेंट किया है। केस हमारे पास आया जिसमें हस्बैंड एक मेल पर्सन है, उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है, इज़ अ विडोअर। तो सेकंड मैरिज बड़ी जल्दी में कर दी गई कि भाई विडोअर है, 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है और घर में अकेले मदर हैं, फादर है नहीं। सो कि भाई इस एज में एक 40 प्लस पर्सन से कौन शादी करेगा? तो एक जल्दी में शादी कर दी गई गर्ल से जो फैमिली की नोन है, एक एक्सटेंडेड फैमिली में है, वो लड़की डिवोर्सी है, उसका एक बेटा है, इसकी फैमिली में एक बेटा, एक बेटी है। सो इट्स लाइक अ गुड मैच। रिलेशन में सब एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली रिलेशंस में हैं। तो ऐसे करके जल्दी शादी कर दी गई, विद इन 15 डेज़ और 20 डेज़ विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक उन्होंने शादी कर दी। सो जब शादी के बाद गर्ल घर आई, सो उसकी इस लड़के की 2 सिस्टर्स हैं, मतलब मेरे क्लाइंट की 2 सिस्टर्स हैं और जो अलग सेटल्ड है, एक यूएस में सेटल्ड है और एक दुबई में सेटल्ड है। सो इंडिया में कोई है नहीं, लड़का, उसकी मदर और उसके 2 बच्चे प्लस जिस गर्ल से शादी है और उसका एक बेटा, ये एक फैमिली है। सो हमारे पास सिस्टर ने कांटेक्ट किया दुबई से। शी सेड कि जब शादी हुई सब ठीक था, शादी से पहले भी ठीक था। मेरी जो भाभी है जिनकी डेथ हुई है वो 2 साल तक बीमार थी, तो सब मेरी मदर ने ही हैंडल किया, पूरा घर, बच्चे सब उन्होंने ही संभाले, सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। बट द मोमेंट सेकंड शादी हुई भाई की और जो लेडी घर आई, उसके बाद से अचानक से मेरी मदर की तबीयत इतनी ख़राब रहने लग गई कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। तो हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है, बट वी थॉट कि शायद 2 साल से इतना परेशान है, अब अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, एज फैक्टर है। सो उनके लिए केयर टेकर रख दिया। कहते मेरी बड़ी वाली जो नीज़ है बिल्कुल ठीक थी, स्कूल बिल्कुल नॉर्मल जाती थी, बट एक दिन उसने मेरे भाई को बोला कि पापा अब हमारे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते, सो कहीं घूमने चलते हैं, वेकेशंस पे यूएस बुआ के पास चलते हैं या कहीं चलते हैं। तो उसके फादर ने कहा ठीक है, वेकेशंस होंगी, विल गो। सो द मोमेंट शी सेड दिस, नेक्स्ट डे से उसकी तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई। उसको हेलुसिनेशंस होने लगे, हर टाइम नींद आने लगी, चक्कर आने लगे, उसका स्कूल जाना बंद हो गया। शी इज़ जस्ट अ 7th-8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल ना जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसकी लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है। मेरी सिस्टर ने बोला कि आप उसकी रिपोर्ट्स मुझे यूएस भेज दो, मैं यहाँ डॉक्टर्स को दिखा दूँगी। एक अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। बट मेरी जो भाभी हैं वो रिपोर्ट्स दिखाना ही नहीं चाहती, तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? सो हमने पूछा, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई, फर्स्ट बैकग्राउंड चेक कराया कि डिवोर्स क्यों हुआ था, क्या रीज़न था? चलो आपके ब्रदर तो विडोअर हैं सॉरी, बट वो गर्ल क्या है, उसका बैकग्राउंड चेक कराया, तो उन्होंने कहा नहीं हमें यही अब चेक कराना है, तब तो हमने जल्दी में शादी कर दी। हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, चल क्या रहा है? तो और दूसरी चीज़ हमने सजेस्ट किया मतलब कि कुछ शक हुआ उन्हें कि जो नई पत्नी है वो कुछ कर रही है। अ, उन्हें कुछ या ऑब्वियसली बिकॉज़ हुँ। हर किसी के दिमाग में ये रहता है कि भई स्टेप मॉम है, हुँ। सगी मदर नहीं है, तो कुछ भी कर सकती है, हो सकता है मेरे नीस को ठीक से ना रखे, भाई को ना बताए, या क्योंकि वो ये कह रही थी कि मेरे ब्रदर का रिलेशन अपनी वाइफ़ के साथ तो बहुत अच्छा है, बट हम दोनों सिस्टर्स के साथ भी ख़राब होता जा रहा है। हम जब भी वहाँ जाते हैं इंडिया मिलने, सो वो हमसे अच्छे से बात नहीं करता, बिहेव प्रॉपर नहीं करता, जैसे जो पहले बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस थे, अब वैसे नहीं हैं। तो चेंज है भाई में बहुत कुछ। सो उनका कंसर्न था कि सब ठीक है, भाभी ठीक है या नहीं, ये बैकग्राउंड चेक करना, और जो हमारे घर में चल रहा है वो सब नॉर्मल है या नहीं है। एक्चुअली मेरी मदर की तबीयत ख़राब है या कुछ चेंज है। तो हमने पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया गर्ल का, उसके फर्स्ट हस्बैंड का एड्रेस निकाला। अगेन आई से द सेम थिंग कि लोग जब शादी करते हैं, बैकग्राउंड चेक कुछ कराते नहीं, उन्होंने डिक्री नहीं माँगी, डिवोर्स पेपर नहीं माँगे, तो उन्हें पता ही नहीं कि हस्बैंड रहते कहाँ हैं। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि फर्स्ट हस्बैंड को ढूँढना जिससे डिवोर्स हुआ, फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी, बैकग्राउंड चेक करा, फर्स्ट हस्बैंड का एड्रेस निकाला और बैकग्राउंड चेक करा, तो हमें पता चला कि वहाँ पे उसका बिहेवियर बहुत ख़राब था। इट्स नॉट दैट कि हस्बैंड की गलती थी जिससे डिवोर्स हुआ, वाइफ़ की गलती थी। दैट मीन्स इनकी भाभी की गलती थी कि घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े चलते थे, कुछ वियर्ड मेडिसिन्स दी जाती थी हस्बैंड को ताकि वो नॉर्मल ना रहें, इन सेंसेस ना रहें। उन्हें एडिक्शन हो गया था ड्रिंक्स का, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करने लगे थे, जबकि शादी से पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, बट अचानक से वो एक्सेस ड्रिंक करने लगे, उनका बिज़नेस ख़राब हो गया। तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा करके वाइफ़ अलग हुई थी और उन्होंने बहुत ह्यूज मनी डिमांड करी थी शादी के बाद। और जब से वो सेपरेट हुई हैं, उनका वो दैट हस्बैंड एक्स हस्बैंड इज़ परफेक्टली फाइन, वो बिल्कुल ठीक हैं, अब एडिक्शन से भी बाहर आ गए हैं और अब वो सेकंड शादी के लिए भी सोच रहे हैं।
तो यानी कहीं ना कहीं गर्ल में गलत था, तो उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था। सो ये अब जब सिस्टर को पता चला तो उसके लिए और इम्पॉर्टेंट था, उसको और डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ब्रदर की फैमिली भी ख़राब कर दे। यहाँ पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, भाई मेरे नीस है, नेफ्यू है, मदर है मेरी उस घर में अकेली, तो उसे सेफ्टी कंसर्न हुए। तो फिर हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाइए, 15-20 दिन के लिए इंडिया रहिए, नॉट इन योर ब्रदर्स हाउस अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, बट आप बाहर रहिए, बट आप इंडिया जाइए और उनके घर में, क्योंकि वो आपका फैमिली हाउस है, आप वहाँ पर कुछ बग्स हम जो आपको देंगे वो प्लांट करिए ताकि आप देख सके, सुन सके वहाँ चल क्या रहा है। तो हमने उन्हें स्पाई कैमरास दिए जो उन्होंने वहाँ लगाए, इट्स लाइक ऑडियो विद वीडियो कैमरास। तो लेकिन ब्रदर का घर था तो उन्हें परमिशन थी उसी घर में रहने की, तो उन्होंने खुद वो वहाँ पर कैमरास प्लेस करे। तो जब उनकी कैमरास की रिकॉर्डिंग्स, लेकिन उन्हें एक्सेस हमें ही दिया था कि हम देखें, बिकॉज वो वहाँ उसी घर में थी तो चेक नहीं कर सकती थी। तो जब हमने उन कैमरास के एक्सेस लिए और देखे, वो सारे पब्लिक एरियाज़ में थे, लाइक किचन में थे, बेडरूम में नहीं थे, किचन में थे, ड्राइंग रूम में थे, कॉमन एरियाज़ में, नॉट पब्लिक, कॉमन एरियाज़ में। तो जब हमने उनको देखा तो वी सॉ कि वो जो उसकी वाइफ है, करंट वाइफ, वो मदर इन लॉ को कुछ मेडिसिन जो है अपने ही हाथ से देती थी, किसी को देने नहीं देती थी। सो नॉर्मली जब आपका केयर टेकर है तो आप मेडिसिन उसी को बताओगे, वो खुद देगी, आप क्यों दे रहे हो? बट बाकी सारे काम वो केयर टेकर कर रही है, बट मेडिसिन वही दे रही हैं। तो ये बड़ा सस्पिशियस लगा। प्लस जो उसकी बड़ी बेटी है जिसकी अचानक से तबीयत ख़राब रहने लगी थी, उसको कुछ वो पानी में मिक्स करके देती थी। किचन में कुछ पाउडर मिक्स किया जाता था और पानी में दिया जाता था, रोज़ जो उसकी वाइफ ही देती थी। तो ये चीज़ें हमने क्लाइंट को दिखाई वीडियोज़ में कि ये वीडियोज़ हैं, यहाँ पर कुछ सस्पिशियस है, कुछ मेडिसिन दी जा रही हैं। तो हमने फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसने अपने भतीजी से पूछा, नीस से, कि बेटा जब तुम्हें पिंक पानी पिलाया जाता था तो तुमने पाउडर वाला पानी पिलाया जाता तो तुमने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, तुम्हें वो अच्छा लगता था पीने में, क्यों पीते? तुमने कभी अपने पापा को नहीं बताया। सो देन दैट गर्ल और वो जो छोटा बच्चा था भाई उसका, दे टोल्ड कि हमें इतना डरा दिया था मम्मी ने कि अगर हमने ये बात पापा को बताई तो पापा से हमें पिटवाएंगी। और छोटा बच्चा तो द यंगर ब्रदर, वो तो बहुत ही छोटा था, तो इतना डर गया था कि वो कुछ भी नहीं बोलता था, बिल्कुल चुप रहता था कि अगर मैंने कुछ बोला तो मम्मा मुझे मारेंगी, नहीं तो पापा से मुझे डांट पड़वा देंगी। तो उसने, जो सिस्टर है, अपने ब्रदर को कुछ कन्विंस किया, हमें नहीं पता, बट थोड़े दिन के लिए उसकी जो वाइफ है उसको उसके घर भेज दिया। तो जब वो घर चली गई, उन्होंने सारे उसकी अलमीराज चेक करी, सारे वार्डरोब्स देखे, सारे रूम्स, किचन, सब अच्छे से जब चेक किया तो एक्चुअली पता चला वो कुछ मेडिसिन जो स्लीपिंग पिल्स हैं जो उसके फादर लेते थे, क्योंकि उसके फादर को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, गर्ल के फादर को, वो जो मेडिसिन लेते थे वो यहाँ पर लेके आई थी और वही मेडिसिन वो अपनी मदर इन लॉ को दे रही थी और वही मेडिसिन पाउडर में डाल के, पाउडर बना के बच्चे को दे रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रह रही थी, बट मेडिकल रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आ रहा था। तो जब उन्होंने फिर क्लाइंट ने उसको कन्फ्रंट किया, ये सारी चीज़ें पूछी, तब पता चला वो नहीं चाहती थी कि वो बेटी और बेटा अपने मतलब पेरेंट्स के क्लोज रहें। शी वांट्स कि मेरे बेटे को ही सारी चीज़ें मिलें और मदर इन लॉ इंटरफेयर करेंगी क्योंकि वो पहले से कंट्रोल लेती थी। तो इसलिए उन सबको वो इस तरीके से धीरे धीरे साइड कर रही थी कि पूरा कंट्रोल घर का उसके और उसके बेटे के पास ही रहे। तो यानी वो ये शादी भी टूट गई होगी, या वो डिवोर्स हो गया था, एंड इट्स गुड फॉर देम एक्चुअली, अदरवाइज पता नहीं उन बच्चों का और मदर का क्या होता। एग्जैक्टली। सो आई ऑलवेज से कि इसलिए बैकग्राउंड चेक मैंडेटरी है। एक मैं रेड फ्लैग ये भी बोलूँगी कि आजकल ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि लड़की वालों को या लड़के वालों को शादी की बड़ी जल्दी है, वो 15 दिन में शादी करना चाहते हैं, 20 दिन में शादी करना चाहते हैं। वाई इतनी जल्दी क्यों है? कि उसके बाद अच्छा मुहूर्त नहीं होगा, लड़के को अब्रॉड जाना है, सम लेम एक्सक्यूजेज देंगे, बट दे वांट कि शादी 20 दिन के अंदर हो जाए, 15 दिन के अंदर हो जाए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि इतनी जल्दी क्यों है शादी की। यानी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। यस, पहले बैकग्राउंड चेक कराना ही चाहिए, एटलीस्ट दे टेक 2 months 3 months टाइम, ताकि पहले एक अच्छे से बैकग्राउंड चेक हो, तब अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो शादी में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है कि लोग अपने ही फैमिली मेम्बर्स पर ब्लैक मैजिक करते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन में निकलता है, ऐसा भी होता है? मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगी, पता है, लोग समझते हैं कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, मुझ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। कुछ भी ज़रा सा उनके साथ नेगेटिव होता है ना, तो वो ये नहीं सोचते कि भाई कुछ भी है, अच्छा भी तो हुआ है तो बुरा भी तो हो सकता है। वो हर चीज़ को इस चीज़ से क्लब कर देते कि अब बुरा हो रहा है तो मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई गलत कर रहा है मेरे पास। नेचर है, कुछ अच्छे दिन है तो कुछ ख़राब भी होंगे। तो ऐसे ही एक केस हमने किया था जिसमें एक क्लाइंट हमारे पास आए, मिडल एज पर्सन, ही सेड कि
मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरे फादर का बिजनेस था जिसे मैं अब आगे चला रहा हूँ। एंड दे वेरी रिच फैमिली, जयपुर की एक बहुत रिच फैमिली से वो बिलोंग करते थे। उनके अपना एक काफ़ी बड़ा बांग्लो एंड फैमिली बिजनेस है। सो ही सेड कि सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे फादर की डेथ के बाद सारा कुछ मेरे पास है, मैं ही बिजनेस भी संभालता हूँ। मेरे घर में मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। मेरी डॉटर की अभी रिसेंटली शादी होने वाली थी, जो रिश्ता टूट गया है। सो बट उसकी मैरिजेबल एज की एक बेटी है और एक बेटा है। जो बेटा है वो मेरे साथ बिजनेस में ही है। सो हम दोनों बिजनेस संभालते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल से क्या हो रहा है हमारे घर में, जब हम सुबह गेट खोलते हैं, सो कभी सिंदूर मिलता है बाहर बिखरा हुआ, कभी आधे कटे हुए नींबू के अंदर किसी भी एनिमल के जो नेल्स होते हैं वो कटे हुए मिलते हैं। एट टाइम्स क्या होता है कि जो वूडू डॉल होती है, जो ब्लैक कलर की डॉल होती है, वो घर के गेट पे कोई बांध जाता है उल्टा करके, कि उसके बालों से पकड़ के उसे उल्टा करके बांध दिया जाता है। कभी घर पे लाल पानी फेंका हुआ होता है। कई बार क्या हुआ है कि 1-2 बार ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं कि मरा हुआ कबूतर काले कपड़े में लपेट के वहाँ पर रख दिया गया। तो ऐसे इंस्टेंसेस शुरू हुए 1 साल पहले, ये होना शुरू हुआ तो हम बहुत डर गए। और फिर जब ये स्टार्ट हुआ घर में, उसी टाइम पे मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहनी शुरू हो गई। अचानक से मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो गई और मेरी बेटी का जिसके साथ रिश्ता पक्का हुआ था, इट वाज़ लव मैरिज जो होने वाली थी। इतने सालों से वो एक दूसरे को जानते थे, हम रिश्ता पक्का कर चुके थे और शादी थी अब उसकी, वो शादी टूट गई। और बिज़नेस में भी मैं अचानक से बहुत लॉसेस लेने शुरू हो गए। सो कुछ समझ नहीं आया, हमने अलग-अलग टाइम पे बहुत तांत्रिकों को दिखाया, जो भी ऑकल्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ज्योतिष को दिखाया, वास्तु वालों को दिखाया। कोई कहता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ बुरा कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई कहता है कि हमारे घर में किसी ने वशीकरण कर दिया है। सब अपनी-अपनी चीज़ें बता के, कोई कहता है आपके घर में एस्ट्रोलॉजिकली आपका टाइम ठीक नहीं है, कोई कहता है वास्तु खराब है। बट इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, जो ये हो रहा है। और हमने बहुत महँगी-महँगी पूजा करा ली, हमने लाखों रुपए लगा दिए उन पूजाओं में कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें हमारे घर में आना बंद हो जाए। हमने गार्ड्स रखवा लिए लेकिन जिस दिन ये होता है उस दिन रात को गार्ड्स सो रहे होते हैं, सुबह जब वो उठते हैं अदरवाइज़ वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बट जिस दिन ये हुआ होता है उस दिन गार्ड्स सुबह सोते हुए हमें मिलते हैं। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कोई ये हो सुला क्या रहा देता है उन्हें। है। जिस दिन वो ऐसा करता है तो वो सुला देता है बेसिकली उन्हें। तो ये हो क्यों रहा है? तो फाइनली फिर अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कराने आए थे, क्योंकि वो सब चीज़ें ट्राई कर चुके थे कि ये हो क्यों रहा है, कर कौन रहा है। अगर कोई चीज़ वहाँ रखी जा रही है, चाहे वो खून हो, चाहे मरे हुए एनिमल्स हों, चाहे दांत हों, जो भी चीज़ें रखी जा रही है नॉर्मली अलग-अलग टाइम ऐसी पे, चीजें तंत्र में यूज होती हैं। तंत्र में यूज़ होती हैं। तभी तो उन्हें ब्लैक मैजिक पे सबसे पहले चीज़ यही दिमाग में आती है। जब आपके घर के बाहर ये चीज़ें पड़ी होंगी तो आप क्या सोचोगे, किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। फर्स्ट इंप्रेशन तो वही आएगा। आप हमारे पास नहीं आओगे, पहले किसी जादू टोना वाले के पास जाओगे, बाबा जी के पास जाओगे सब उतरवाने के लिए। तो उन्होंने वो सब ट्राई कर लिया था। फिर उन्हें किसी ने बोला कि आप एक बार चेक करो कि ये करा कौन रहा है। चाहे अगर कोई ब्लैक मैजिक भी करा रहा है तो कोई तो आके सामान रखेगा ना। तो आप पहले ये इन्वेस्टिगेट कराओ, ये पता कराओ ये कर कौन रहा है, ये चेक करो। तो हमारे पास यही चेक करने आए थे। हमने ठीक है लाइक विल से कि हम करते हैं, बिकॉज़ वी पर्सनली बिलीव कि ब्लैक मैजिक से ज़्यादा लोग शायद आपस में कुछ होता है, कुछ तो कोई कर ही रहा है, तो ये तो पता करें कि कर कौन रहा है। राइवलरी तो किसी की राइवलरी है। की कुछ तो है, या कोई तो करा ही रहा है ना, ये कोई खुद तो तो आपके होगा नहीं, एंटी है। कोई तो एंटी है जो करा रहा है। तो ये तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि कौन करा रहा है, किस बाबा से करा रहा है, ताकि उसके थ्रू ये अपना रिवर्स करा सके। सो हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। हमने वहाँ पे स्टैटिक कैमरास लगाए जो स्पाई कैमरास थे। मतलब उस पर्सन के अलावा उसके फैमिली में भी किसी को नहीं पता था कि उन्होंने हमें इन्वेस्टिगेशन का टास्क दिया, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि फैमिली में भी किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये कोई फैमिली मेम्बर ही करा रहा है तो वो अलर्ट हो जाएगा। तो हमने ऐसा भी वहाँ होता है कि फैमिली वाले अपने ही लोगों पर इस तरह के काम कराएं। देखो कुछ तो है, कोई तो करा रहा है, तो कोई भी कर सकता, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर भी हो। सो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, हमने उन्हें भी इंस्ट्रक्शन दिया और वो खुद भी यही चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उनके घर में कैमरास लगाए जहाँ पर ये घर के बिल्कुल गेट के बाहर होता था। तो हमने वहाँ पे सारी जगह पे स्पाई कैमरास लगाए ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कैमरास हैं। हमने उस घर को एक स्टैटिक सर्वेलेंस पे रखा। दैट मीन्स हमारी टीम 24 घंटे वहाँ बाहर रहती थी, स्पेशली रात को देखने के लिए कि कौन है जो वहाँ पर आके लगा रहा है, ये चीज़ें रख रहा है। और एक पैरेलल सर्वेलेंस कैमरे से तो चल ही रही थी कि हम लाइव देख रहे होते थे कि सब ठीक है या कोई आ रहा है वहाँ पे या नहीं आ रहा है करने के लिए। तो 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक सब नॉर्मल चलता रहा। उनके घर में कुछ हुआ भी नहीं, कुछ रखा भी नहीं गया। तो उन्हें ये डाउट होना शुरू हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं पता चल गया हो, इसीलिए ऐसा हो रहा हो।
बट हम इससे ज़्यादा अब और कुछ देख नहीं सकते, लाइक वेट करते हैं, हो सकता है कुछ आए। सो फाइनली ऑन 10th डे हमने देखा, हमारी टीम बाहर खड़ी थी, कैमरास भी थे। 10th डे रात को अराउंड 3 बजे के अप्रॉक्सीमेट एक पर्सन वहाँ पर आया जिसने बुर्का पहना हुआ था, फुल बुर्का, फ्रंट भी कवर था, तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो वो वहाँ पर आया, उसने जल्दी से अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाली और वो वहाँ पर रखी और भाग गया। सो हमारी टीम ने उसे फॉलो करना शुरू किया, उसके पीछे चेक करा कि वो कहाँ जा रहा है। सो जब हमने फॉलो किया तो देखा कि वो अंदर एक चलते चलते एक बंद गली में चला गया, एक मार्केट एरिया में रुक गया और वहाँ जाके उसने अपना बुर्का उतार दिया। सो वी सॉ ये कोई लेडी है जिसने वहाँ पे जाके अपना बुर्का उतारा और फेंक दिया। सो अब हमें लड़की पता चल गई थी कौन है, तो हमने इमीडिएटली उसको पकड़ लिया। टीम थी पूरी तो उसे पकड़ सकती थी। हम उसको लेके पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी क्लाइंट ने बता दिया था कि ऐसा कुछ है, इन एजेंसी हायर्ड है। सो हमने वहाँ पे क्लाइंट को फ़ोन किया, क्लाइंट भी वहाँ पर आ गए, पुलिस वहाँ पर ऑलरेडी थी। तो उन्होंने जब लड़की को देखा, दे आइडेंटिफाइड हर कि वो उनकी सर्वेंट है जो काफ़ी टाइम से उनके घर में काम करती है। यस, वो उनकी फुल टाइम सर्वेंट थी जो मॉर्निंग में आती थी, रात को चली जाती थी, और वो बहुत टाइम से, बहुत सालों से इनफैक्ट उनके घर में काम कर रही है। सो फिर जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे इन्वेस्टिगेशन करी, तब फाइनली सारी चीज़ें पता चली। जो ये काम वो जो कर रही थी ये सारी चीज़ें, वो उसके जो क्लाइंट है उसके रियल ब्रदर के कहने पे कर रही थी। यानी Yes. फैमिली ही इन्वॉल्व थी, वो ब्रदर साथ में नहीं रहता, तो अपने उसके रियल ब्रदर के ही कहने पे कर रही थी, क्योंकि फैमिली में ब्रदर्स में आपस में डिस्प्यूट था। जो ये हमारे क्लाइंट थे वो एल्डर ब्रदर थे, वो छोटा भाई था, एंड ही वाज लाइक अ लोकल, आप ये कह सकते हो दबंग पर्सन जो होता है वहाँ का, हर किसी से लड़ना झगड़ना, ये उसकी नेचर थी। और इसीलिए फादर ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी विल में और बिजनेस सारा बड़े बेटे को दिया था, छोटे को कुछ नहीं दिया था। तो वो इसी चीज़ का बदला ले रहा था, इसीलिए उसने कोर्ट केस भी किया हुआ था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहा था उन दोनों का। बट सरप्राइजिंग ये था कि ये सारी चीज़ें फिर अचानक से जब ये चीज़ें आनी शुरू हुई, घर में सिंदूर गिरा या ये रोली जो भी जब गिरी, तब से सारी चीज़ें क्यों हुई, बिजनेस भी तब से ही क्यों ख़राब हुआ, बेटी का रिश्ता भी तभी क्यों टूटा, मदर की और वाइफ की तबीयत भी क्यों ख़राब रही। तो फिर उस लेडी ने बताया, मेड ने, कि जो मदर हैं और जो भाभी हैं, उनकी तबीयत तो इसीलिए ख़राब थी क्योंकि भैया मुझे कुछ देते थे जो मुझे उनके खाने में मिलाती थी मैं। सो वो अपनी ही मदर को बीमार कर रहा था, मतलब इस एक्सटेंड तक ये राइवलरी थी कि बेटा अपनी ही मदर को बीमार कर रहा था कुछ मेडिसिन दे के। यानी एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। पूरी एक कॉन्स्पिरेसी। बट येस, बिजनेस खराब होना और बेटी का रिश्ता टूटना वॉज एक नॉर्मल, वो उसका इससे कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसने कोई ब्लैक मैजिक नहीं करा रखा था, वो सिर्फ डरा रहा था ये सारी चीजें ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीजें रखकर बेसिकली डरा रहा था ताकि वो फैमिली खुद यहाँ से शिफ्ट हो जाए, उस घर से वो शिफ्ट हो जाए, ताकि घर का इजीली उसको एक्सेस मिल जाएगा या वो घर का शेयर शायद उसको मिल जाए। दीदी, हमने पर्सनल रिलेशनशिप्स में फैमिलीज़ की तो बात कर ली, चीटिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन अगर हम बिजनेस कॉन्स्पिरेसी की, चीटिंग की बात करें बड़े लेवल पर, तो कुछ ऐसा केस बताइए जो आपको लगा हो कि ये बहुत डिफरेंट है। देखो, चीटिंग के केसेस तो बहुत नॉर्मल है, इनफैक्ट सभी को पता है आजकल कॉम्पिटिटर से लेना इन्फॉर्मेशन लेना या फिर कंपनी से इन्फॉर्मेशन लीक करना, इट्स नॉर्मल। बट ऐसे ही हमने एक केस किया था जो हमें भी लगा कि ये बिल्कुल अलग है, एक अलग ही लेवल का कॉर्पोरेट फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे। सो एक कंपनी हमारे पास आई, उन्होंने हमें बताया कि वो काफ़ी साल से, ऑलमोस्ट 4 साल से वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल से अलग अलग कंट्रीज से लोगों को बुलाया, बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे थे। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रहे थे इंडिया में, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें उन्होंने दे स्पेंड ऑलमोस्ट करोड्स ऑफ रुपीज़, बहुत ह्यूज अमाउंट उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। बट उनके लिए सरप्राइजिंग और शॉकिंग क्या था कि जब वो टेक्नोलॉजी फाइनली बन गई, आफ्टर 4 years ऑफ देयर हार्ड वर्क, उनके साइंटिस्ट के हार्ड वर्क, उनकी पूरी कंपनी जो उस पर लगी हुई थी, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व, जब वो टेक्नोलॉजी बन गई थी, ऑलमोस्ट पेटेंट होने वाली थी, जस्ट उससे 15 दिन पहले ही उनकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी थी उसने सेम टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया। That means there was some leakage. Yes, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे पॉसिबल है। उनकी जो टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने बनाई, जिसे वो 5 साल से जिस पे मेहनत कर रहे थे, वो सिर्फ उनको और उनके स्टाफ को ही पता थी जो उस पर काम कर रही थी। सो जस्ट पेटेंट करने से 15 days पहले उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी ने उसको पेटेंट करा लिया, और बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स वो उस पर वर्क कर रहे थे, उनके अंदर कोई मोल था जो इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा था।
सो वो हमारे से यही जानना चाहते थे कि ये हुआ कैसे, कराया किसने और कैसे कराया। उनकी टीम में ही कोई ऐसा व्यक्ति था? एग्जैक्टली सो हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो हमने चेक किया कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली छोड़ा है। सो वी मेक आउट कि उनके 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो ये जब पेटेंट हुआ उससे जस्ट 1 महीने पहले ही उनके 2 एम्प्लॉयज़ ने जो एक अच्छी पोजीशन पे थे, जिसको उस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता था, इन एंड आउट सब पता था, जब से चल रहा है प्रोजेक्ट तब से वो शुरू से जुड़े हुए थे। सो उन्होंने जस्ट 1 महीने पहले ही इस कंपनी को छोड़ा था। सो हमारा सबसे पहले डाउट उन्हीं पे गया। तो जब हमने उन दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करा, उनकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट चेक करी, हमें पता चला कि वो दोनों पर्सन जो हैं इनकी कंपनी में काम करने से पहले इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी में ही काम कर रहे थे और उन्होंने जस्ट इनको ज्वाइन करने से 2 महीने पहले ही वहाँ से छोड़ा था। सो इट वाज वेरी क्लियर कि उस कंपनी ने, जो इनकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, उन्होंने इसको जानबूझ के दोनों को इनकी कंपनी में ऐसा मोल लगाया था ताकि ये पूरी टेक्नोलॉजी को समझ सके, सीख सके और अपनी कंपनी में इंफॉर्मेशन दे सके और उस टेक्नोलॉजी को बना ले, जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत खराब हो गई। सारी मेहनत खराब हो गई। देव गॉट ह्यूज लॉसेस इन करोर्स प्लस 4 साल की हार्ड वर्क। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक तरीके से उनकी कंपनी। तो निधि, ये कैसे पता चला कि ये लोग पेमेंट्स ले रहे हैं, इनको बेनिफिट मिल रहा है, इनको प्लांट किया गया, तो क्या आपने उसका भी प्रूफ निकाला कि इनको पैसा आ रहा है? देखो क्या है, हमने जब बैकग्राउंड चेक स्टार्ट किया, जब जैसे उन्होंने कंपनी छोड़ी थी हमने बैकग्राउंड चेक किया। सो हमें पता चला कि ड्यूरिंग द टेन्योर वो जब इस कंपनी से एसोसिएटेड थे उस टाइम पे वो किसी एक शेल कंपनी से भी पेमेंट ले रहे थे और वो जो कंपनी है शेल कंपनी, वो जो उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी है उस कंपनी से लिंक थी। मतलब उस शेल कंपनी के डायरेक्टर्स और जो मेन कंपनी है उसके डायरेक्टर्स दे आर सेम। यानी इनडायरेक्टली उनको पैसा इनडायरेक्टली उनको पैसे आ रहे थे और यहाँ से छोड़ने के बाद भी इमीडिएटली वो उस कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर सकते थे, बट अदरवाइज उनको, लेकिन फिर भी उन्हें रेगुलर इनकम मिल रही थी उस शेल कंपनी से। उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बहुत लाविश था। तो ये तो पता चल ही रहा था साफ कि ऐसा नहीं है कि वो जॉब छोड़ के खाली बैठे हैं, जबकि वो कुछ कर नहीं रहे थे, बट रेगुलर पेमेंट्स उनको मिल रही हैं और जिस कंपनी से मिल रही है वो कंपनी मेन कॉम्पिटिटर कंपनी से लिंक है, दोनों के डायरेक्टर सेम है। तो क्लाइंट के लिए भी बहुत इजी था ये प्रूव करना कि वो कॉम्पिटिटर कंपनी के ही पर्सन है, एक्स एम्प्लॉय भी हैं और अभी भी ड्यूरिंग द टेन्योर जब वो इनके साथ थे उनसे लिंक थे और उनसे रेगुलर पेमेंट्स रिसीव कर रहे थे। क्या इसे फिर कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाया गया? क्या इसको चैलेंज किया गया? क्या इस बारे में? ये हमने अपनी रिपोर्ट पूरी क्लाइंट को दे दी है, तो अब क्लाइंट को देखना है कि उसको कैसे उसे लीगली जाना है। पर वो करना चाहेंगे? डेफिनेटली करना भी चाहिए। ऐसे में हमने कुछ डूज एंड डोंट्स की बात की रिलेशनशिप्स को लेकर, खासकर शादी को लेकर। यहाँ पर डूज एंड डोंट्स कॉर्पोरेट्स के लिए, खासकर एचआर के लिए, और जैसा आपने कहा कि एम्प्लॉयज़ प्लांट किए गए थे, तो आप कुछ उस बारे में कहना चाहेंगी? एम्प्लॉयज़ को रखते वक्त या हायरिंग मैनेजर्स को क्या सोचना चाहिए? देखो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आजकल सब ये तो कहते हैं कि हमने एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक करा है, बट वो एक सिर्फ वेरिफिकेशन होती है जहाँ पर आपने मे बी क्रिमिनल चेक कर लिया या प्रीवियस कंपनी में पूछ लिया कि क्या है कंडक्ट, वेरिफिकेशन विच वी कॉल्ड। बट वी ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप किसी को सीनियर लेवल पे रख रहे हो या किसी को बहुत डेलीकेट CEO, CXO या बहुत जिसके पास एक बहुत डेलीकेट इन्फॉर्मेशन या कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, उस स्टाफ को हायर करने से पहले एक डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक होना ही चाहिए। इट्स अ मस्ट, ताकि आपको पता हो कि वो जो पर्सन जिसको भी वो हायर कर रहे हैं, मेल या फीमेल जिसको भी वो हायर कर रहे हैं, वो कितना इस कंपनी के लिए लॉयल रहेगा, उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड कैसा है, प्रीवियस कंपनी से उसको, क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या होता है, कोई भी टर्मिनेट नहीं करता, वो आराम से बोला जाता है कि आपका ये नेगेटिव आया, आप एग्जिट करो, हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। बट एक्चुअली जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तब पता चलता है कि प्रीवियस कंपनी से उसे निकाला गया था, मतलब या फिर उसने खुद छोड़ा है फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट। सो उसका प्रीवियस कंपनी में बैकग्राउंड कैसा था, अदरवाइज भी उसका इन जनरल बैकग्राउंड कैसा है, पता चला पर्सन एडिक्शन में है, सो कंपनी के लिए एक अच्छा रिसोर्स तो हो ही नहीं सकता, या उसके अपने फैमिली डिस्प्यूट्स इतने चल रहे हैं, या उसके कोई पुराने लीगल रिकॉर्ड्स हैं।
सो कंपनी की एक अच्छी हायरिंग हो ही नहीं सकती। सो जब भी आप किसी पर्सन को एक अच्छी पोजीशन पे हायर कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचआर टू चेक कि वो पर्सन उस कंपनी के लिए सूटेबल, उस प्रोफाइल के लिए सूटेबल है या नहीं, वो लॉयल, उस कंपनी के लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, या अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। सो एक बैकग्राउंड चेक, नॉट वेरिफिकेशन, एक अच्छा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए उस पर्सन। एंड दिस इज वेयर यू कम इन टू प्ले। यस। सो आपके जो केसेस हैं, अगर सपोज आपके पास 100 केसेस है, तो उनमें से कितने केसेस आपके पास ऐसे कॉर्पोरेट चेकअप वाले आते हैं? देखो, अगर बात करें तो हमारे पास 60% जो पोर्टफोलियो होता है वो कॉर्पोरेट्स का होता है। ओह 40% हम मैट्रिमोनियल केसेस लेते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस आर रेगुलर फॉर अस। कॉर्पोरेट केसेस जो होते हैं वो इसमें पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जिसमें एक केस को करने हमारे 2 से 3 महीने लगते हैं। सो मोस्टली केसेस हमारे 60% पोर्टफोलियो, एज आई मेंशन, कॉर्पोरेट और केसेस होते हैं। कितनी बड़ी टीम होती है आपकी जो एक कॉर्पोरेट केस को सॉल्व करती है? वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि केस कितना बड़ा है। जैसे जो ये मैंने आपको केस बताया, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 स्टाफ स्ट्रेंथ था जो रेगुलर वर्क कर रहा था। अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे थे, बैकग्राउंड चेक हो रहे थे। तो अगर देखा जाए, डिपेंड करता है केस कितना बड़ा है। समटाइम ऐसा भी होता है, कुछ केसेस में हमारे 30 से 40 लोग लगे हुए, 30 से 40 लोग एक केस पे काम कर रहे हैं। एट टाइम्स 10-10, 15-15 तो अंडर कवर एजेंट्स किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। सो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि केस क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। और कितना टाइम लगता है? क्या आपको किसी टाइम लिमिट के तहत भी आप कोई केस लेते हैं हाथ में कि हाँ इतने टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा, या ये केस हम इतने दिनों में कर लेंगे? देखो, अगेन आई से द सेम थिंग कि डिपेंड करता है केस क्या है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर वो बेसिक अरेंज मैरिज, हम प्री मैरिज की बात करते हैं, तो 15 से 20 डेज में हम कर सकते हैं। लव मैरिज है, या जिसमें बहुत डिटेल्ड एक बैकग्राउंड चेक है कि क्लाइंट को एक स्पेसिफिक डाउट है जिस पे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसमें 1 मंथ लगते हैं। कॉर्पोरेट केसेस में 1 to 3 मंथ्स भी लगते हैं। कुछ केसेस ऐसे चलते हैं जिसमें अंडर कवर लगे हुए हैं हमारे, तो जहाँ पर यूसी ऑपरेशंस होते हैं तो केसेस 6 मंथ्स, कुछ केसेस यूसी मतलब अंडर कवर ऑपरेटिव्स लगते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिसमें 6 मंथ से लेके 1 साल, 1.5 साल तक भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जहाँ पे 2-2 साल से हमारे अंडर कवर ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं अभी भी। ओह! निधि, आपने यूसी यानी अंडर कवर एजेंट्स की बात की, और जब अंडर कवर एजेंट्स की बात होती है तो मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं और नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें अंडर कवर एजेंट्स यूज़ होते हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्या आपने नेशनली या इंटरनेशनल लेवल पर अंडर कवर एजेंट्स यूज़ किए हैं, और कैसे? हमने बहुत सारे एजेंट्स किए हैं यूज़। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमने नेशनल सिक्योरिटी पे किए हैं, बिकॉज़ दैट्स नॉट आवर जॉब। हमने लेकिन अंडर कवर एजेंट्स जो यूज़ करे हैं, हमने डोमेस्टिक मैटर्स में किए हैं, जहाँ पर जैसे फैमिली अब्रॉड में रहती है, वहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली में किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराना है, या वहाँ पर उन्हें ज़रूरत है अंडर कवर ऑपरेशंस की, अंडर कवर ऑपरेटिव की, सो वहाँ पर हमने यूज़ किए हैं। तो ऐसे ही एक केस हमने किया था जहाँ पर एक गर्ल है, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, गर्ल दुबई में रहती है, वो वहाँ पर जॉब करती है दुबई में। उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इंडिया में ही रहता है, एंड एज़ पर फैमिली and as per client, the boy is not right for her. हमारे पास एक फैमिली आई, उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो बेटी है वो दुबई में रहती है, और वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, जो लड़का भी इंडिया में रहता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली दुबई ट्रैवल करता है उससे मिलने के लिए, एंड दे आर नॉट कन्विंस्ड एट ऑल विद दिस बॉय। उनके अकॉर्डिंग ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। सो उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इस लड़के को उस लड़की की लाइफ से, यानी उनकी बेटी की लाइफ से निकालना। हम कोई भी केस ऐसे नहीं लेंगे जब तक हम क्लियर नहीं हो कि लड़का ठीक है भी या नहीं है, क्योंकि अगर लड़का ठीक है सो विल नॉट टेक दैट केस। सो हमने सबसे पहले उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया कि लड़का है क्या, जो फैमिली बता रही है वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। तो जब हमने लड़के का बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता चला कि लड़का तो कुछ भी नहीं करता, वो पूरी तरह से लड़की की ही इनकम पे डिपेंड करता है, बिकॉज हमारे जो क्लाइंट है दे वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, एक रिच बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और गर्ल भी दुबई में बहुत सेटल्ड है, एक बहुत अच्छी जॉब कर रही है दुबई में, वेल टू डू फैमिली एंड वेल अर्निंग गर्ल है। सो जब हमने लड़के का बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता चला कि लड़का कुछ भी नहीं करता। उसके ऊपर 4 केसेस तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के चल रहे हैं, प्लस उसके ऊपर 2 केसेस क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, मार पिटाई का केस है, डिफॉल्ट किया हुआ उसने मल्टीपल पर फिर बैंक्स ये ने। तो बात लड़की को भी पता होगी। ये बात लड़की को पता थी एज पर क्लाइंट, बट फिर भी उस लड़के ने इतना ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ था, और वी कुड से कि हिप्नोटाइज किया था एक तरीके से, कि वो बिल्कुल लड़की उस लड़के के फेवर में थी। सब कुछ पता होने के बाद भी वो उस लड़के से ही शादी करना चाहती थी। उसके लिए क्लियर था कि क्या हुआ, नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं उसको कमा के खिला दूंगी, और अभी भी सारा खर्चा लड़की ही उठा रही थी।
वो उसके ट्रैवल टिकट्स, उसका वो बार-बार दुबई उससे मिलने आता था, वो सारा खर्चा, उसके जो इंडिया में केसेस चल रहे हैं, उसके ऊपर सारे एक्सपेंसेस, उसकी वेल बीइंग, उसका रहना, खाना, उसके लैविश लाइफ़स्टाइल, सारे एक्सपेंसेस गर्ल ही बियर कर रही थी। तो फिर वहाँ आपने अंडर कवर लगाया। तो वहाँ पर फिर हमने चेक किया, जब हमें पता चल गया कि फैमिलीज़ करेक्ट वो सही कह रहे हैं कि लड़का ठीक नहीं है लड़की के लिए, बिल्कुल भी इनफैक्ट ठीक नहीं है, कोई भी अपनी बेटी को ऐसी हुँ। फैमिली में नहीं देगा। सो हमने फिर वहाँ पर उस लड़की की लाइफ में एक अंडर कवर ऑपरेटिव रखा, जो एक फीमेल थी, और वो फीमेल एक एजुकेटेड फीमेल थी जिसने फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कोर्स किया हुआ है, लाइक शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो उसका टास्क बहुत क्लियर था कि उस गर्ल के पास जाना, उसकी लाइफ में एज अ फ्रेंड बन के रहना, और उसको कन्विंस करना, धीरे धीरे काउंसिल करना कि ये जो लड़का है ये उसके लिए ठीक नहीं है, सो दैट शी कैन आउट ऑफ दिस न्यूसेंस, इस लड़के की लाइफ से बाहर आ सके और अपने लिए सही गलत सोच सके कि क्या ठीक है क्या नहीं है ठीक। सो वो हमने अपनी लड़की को यहाँ से, जो हमारी अंडर कवर ऑपरेटिव थी, उसको हमने दिल्ली से भेजा। शी फ्लाई टू दुबई, वो उसके साथ वहाँ पे 6 मंथ्स रही। धीरे धीरे उसने उससे फ्रेंडशिप करी, उसको कन्विंस किया, साथ में इनिशियली उसके सेम घर के बिल्कुल बराबर में उसने घर लिया, फिर उसने उसी के हॉस्टल में जिसमें वो रहती थी उसमें साथ में शिफ्ट हो गई, उसको कन्विंस किया, उसके साथ अलग अलग इवेंट्स पे साथ में गई, उसको दिखाया कि एक्चुअली लड़के कैसे होते हैं, लड़का कैसा होना चाहिए, जिसे आप अपना फ्यूचर पार्टनर सोचते हो कि आपका ऐसा फ्यूचर पार्टनर होना चाहिए। देन लड़की को समझ में आया कि लड़का कितना गलत है, इसके केसेस चल रहे हैं, ही इज़ नॉट राइट। वो उसकी फैमिली और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी रीज़न, सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है। सो इट टुक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जब हम उस लड़की को कन्विंस कर पाए कि वो लड़का ठीक नहीं है, एंड देन फाइनली शी इज़ आउट फॉर दैट। ओह, दैट इज़ Yes. ग्रेट। निधि, एक और फ्रॉड जो कि चल रहा है, जो कि लोगों की भावनाओं से खेलने का है, जिसमें कुछ लोग अपने आप को गुरु बताते हैं लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और होती। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ गुरुओं के खिलाफ केसेस भी मिले हैं। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट किया जहाँ पर धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था? देखो, ऐसे हमने कई केसेस किए हैं, नॉट डिनाई कि कोई भी केस नहीं किया, हमने ऐसे कई केसेस किए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि एज अ कम्युनिटी सारे ही गुरु खराब हैं या सभी गलत हैं, बट हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो ऐसे ही हमने केस किया था जहाँ पर हमारे पास इनिशियली जो केस हमारे पास आया था वो एक नॉर्मल पोस्ट मैट्रिमोनियल केस आया था, जिसमें हमारे पास क्लाइंट आए, उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है या कुछ तो रिलेशनशिप है, कि वो अदरवाइज़ शी इज़ अ हाउसवाइफ, घर बिल्कुल ठीक सँभालती हैं, बट कभी भी बाहर चली जाती हैं, 2-3 घंटे तक बाहर रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। घर में इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, अगर घर पर भी हैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हैं, क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। सो वो अपने में ही रहती हैं, और इनिशियली पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये पिछले 1 साल से ही ऐसा सब शुरू हुआ है। सो हमारा टास्क था ये पता करना ये हो क्यों रहा है, हुआ क्या है, क्या चेंज है, कोई उनकी लाइफ़ में लड़का है एंड ही बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, तो उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन्हें इन्फ्लुएंस करके उनके पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हो, या उनके घर की चीज़ें जा रही हों, या पैसे कहीं जा रहे हों, कोई उसे बहला रहा हो, कोई बहका के पैसे ले रहा हो, बिकॉज़ हाउसवाइफ है तो बहुत ईज़ी टारगेट होती है हर किसी के लिए। तो हमारा टास्क था ये चेक करना कि कौन है जो कर रहा है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो हमने देखा कि वो तो थ्रूआउट घर पर ही रहती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पूजा पाठ में बहुत ध्यान रहता है उनका, 3-3 घंटे वो मंदिर में जाती हैं, सुबह शाम मंदिर में रहती हैं। सो कुछ हमें नॉर्मल, मतलब कुछ अबनॉर्मल नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल लगा, ऐसा भी नहीं लगा कि वो बात कुछ ओवर स्पेंड कर रही हूँ, मोस्टली घर पर ही रहती थी। हमने क्लाइंट को बताया, उन्होंने अपने घर में कैमरास लगाए, और उन्होंने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करी सुननी, तो फिर उन्होंने ही हमें बताया जो एक्चुअली लाइक हमें भी लगा ऐसे कैसे हो सकता है। सो वो चीज़ एक ना, वो गुरुजी को मानते थे। सो वो सुबह शाम मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा लाइक वो मतलब जहाँ मंदिर में जाते थे वहीं ये गुरुजी थे? वहीं गुरुजी थे, ओके। बट वो गुरुजी उनके घर पे भी रहने आते थे। उनके लिए एक सेपरेट रूम बना हुआ था, उनके घर में एक अलग रूम था गुरुजी के लिए, इनफैक्ट एक पूरा फ्लोर उन्होंने गुरुजी को दिया हुआ था, जहाँ पर उनके रहने का स्पेस था, उनके वॉशरूम, उनके अलग किचन थी, खाना बनता था, एक जो कहते हैं सात्विक खाना उनके लिए बनता है, तो वहाँ पर रहते थे। वैसे वो मंदिर में रहते, बट यहाँ पर इनके घर भी रहने आते थे। तो जब वो इनके घर रहने आए थे, सो क्लाइंट ने वो कॉन्वर्सेशन सुनी, तो जब क्लाइंट रात को सोते थे तो उनका फ़ोन इनकी वाइफ़ के पास आता था, तेरा पति अब सो गया, अब तो ऊपर आ जा। और ऐसे आना कि पता ना चले, बाथरूम के रास्ते से आना, दूसरी साइड का बाथरूम का गेट मैंने खोल दिया, तुम इधर से आ जाना। लाइक बाथरूम के 2 एंट्री एग्जिट हैं, एक तरफ से आना, बंद करके दूसरी साइड से वापस आना। और फिर वो गुरुजी से उनकी पूरा दिन फ़ोन पे बात होती थी, अच्छा अब तेरा पति चला गया है, वो ऑफिस चला गया, तो अब ऊपर मेरे पास आ जा।
सो वो जो कन्वर्सेशन थी वो नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं थी, वो बड़ी हम ये कहेंगे कि उसमें फिजिकल इंटरेक्शन भी उनके साथ हो रहा होता था, बातें हो रही होती थी। और जब वो घर पर नहीं होते थे वो उनके रूम में 2-2 3-3 घंटे भी रहती थी। और वो उन्हें सारा कुछ बता रहे होते थे कि मेरा जो एक चेला है वो मेरे 20 लाख रुपए लेके भाग गया, और एक पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मेरा एक चेला मेरे 40 लाख रुपए लेके भाग गया। सो क्लाइंट को और गुरु के पास इतने पैसे कहाँ से आए? एग्जैक्टली, सो क्लाइंट को ये भी था, यानी मेरे पैसे भी उसके पास जा रहे हैं, धीरे धीरे ये उसको पैसे भी घर के दे रही है या ज्वेलरी भी घर के दे रही है, जो उसे भी कोई चोरी करके लेके जा रहा है, प्लस इसके और किसी के साथ नहीं, मैं जिन्हें भगवान मानता हूँ उन्हीं गुरुजी के साथ इसके रिलेशनशिप है। सो दैट वाज समथिंग, उन्होंने ही हमें आके बताया कि वो उनका किसी बाहर के साथ अफेयर नहीं, बट अपने ही गुरुजी के साथ अफेयर चल रहा है। तो जब ये पूरा मामला खुल गया आपके क्लाइंट के सामने, फिर क्या हुआ? हमें क्लाइंट ने ही आके बताया कि जब उन्होंने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी कि उनके वो गुरुजी जिसे वो भगवान की तरह मानते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को भी उनसे मिलवाया उन्होंने, और वो डेली एक तरीके से उनकी पूजा करते थे, भगवान की नहीं गुरुजी की पूजा करते थे, वो ही उनकी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, प्लस उन्हीं के घर की चीज़ें, पैसे, कैश और ज्वेलरी वो उनको ले जाके दे रही है, तो एक तरीके से वो चोरी भी घर में कर रहे हैं और उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी बना रहे हैं। सो वो उनसे कंट्रोल नहीं, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह, मतलब लाइक उन्होंने फिजिकली उसको मारा भी इनफैक्ट। सो जब उन्होंने गुरुजी ने बहुत माफ़ी मांगी कि वो आगे किसी को नहीं बताएंगे, बट पब्लिकली ये नहीं बताए ताकि उनकी इज्जत ना खराब हो, वरना अगर समाज को सबको ये पता चल जाए तो कहीं भी नहीं रह सकते। सो जब उन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी तो उन्होंने गुरुजी को पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन अपने घर से भेज दिया था, लेकिन विद दैट एक्सटेंट कि उन्होंने उनकी काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करी। आई थिंक ये एक वाकई शॉकिंग केस है कि जिसकी आप एक तरह से पूजा करते हो, जिसे गुरु मानते हो, वो आपके घर में घुसकर इतना आपकी बीवी के साथ रिलेशन बनाए, चोरी करे, और मतलब ये आई थिंक ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलने जैसा है। करेक्ट, मतलब आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना, आप जिसको भगवान मान रहे हैं वही आपके घर में गलत कर रहे हैं। राइट। निधि, बहुत ही दिलचस्प मामले हैं ये, और मुझे यकीन है कि अगर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे तो शायद शाम हो जाएगी पर चलते चलते आप लोगों को केयरफुल रहने के लिए कुछ कहना चाहेंगी कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास ना कर लें, और किसी पर भी एकदम से विश्वास ना कर लें कि आपके सामने कोई आ रहा है, वो आपसे 2 अच्छी बातें कर रहा है और आप उसे पूरी तरह से ट्रस्ट कर लें या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करना शुरू कर दें। पहले अच्छे से उसे चेक करें, जज करें, टाइम दें, उससे क्वेश्चंस पूछें, उसके बारे में खुद इन्फॉर्मेशन लें, उसका खुद ऑनलाइन रिसर्च करें, बैकग्राउंड चेक करें और उससे क्वेश्चंस पूछें जो रेलेवेंट हो, उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, और उसको टाइम दें। हर रिलेशन में थोड़ा टाइम दें ट्रस्ट करने से पहले। और खुद को एक्सपोज मत करिए बहुत बिल्कुल, और ज़्यादा। खुद को एक्सपोज ना करें, अपनी फैमिली के बारे में एकदम से सारी इन्फॉर्मेशन ना बताएं, और 1 और या 2 मीटिंग में इतने इमोशनल ना हो जाएं कि आप अपनी सारी घर की चीज़ें भी बता रहे हैं, अपने फाइनेंसेस भी बता रहे हैं और इनफैक्ट उसको पैसे भी देना शुरू कर दें। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टिप्स हैं। आई एम श्योर कि इससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो निधि। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत मज़ा आया, और जो किस्से और कहानियाँ, स्टोरीज़ आपने, रियल क्राइम स्टोरीज़ शेयर की हैं, वो वाकई हिला देने वाली हैं कि वाकई क्या ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करनी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से ज़्यादातर 97% व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हिम्मत और हौसला और बढ़ेगा आपके लिए और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट बनाने में। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।